गुड आफ्टरनून एवरीवन। एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं तारेंद्र बेले इस समय पर आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया हुआ हूं। हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरी कंप्लीट पॉलिटी। कंप्लीट पॉलिटी का मतलब क्या? कंप्लीट पॉलिटी का मतलब एमपी की पॉलिटी और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। और क्या, और जो चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को बताया ही। हर लेक्चर में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या सारी चीज़ें हैं, कि ये जो हम लोगों के जो लेक्चर्स होंगे वो क्या क्या चीज़ें कवर करेगी। तो आपका मेंस तो क्लियर करेगी ही करेगी, साथ ही साथ आपके प्रीलिम्स की जितनी भी यूनिट है पॉलिटी से रिलेटेड वो सब क्लियर करेगी। और इसके साथ साथ जितने भी वनडे एग्जाम्स है उनमें अगर कहीं किसी भी वनडे एग्जाम में अगर पॉलिटी आती है तो वो सभी वनडे एग्जाम्स को क्लियर करती है ये पॉलिटी। ठीक है, देखो कल क्या मतलब ऐसा है कि अभी स्टार्टिंग के जो 2-3 लेक्चर है ना वो यूट्यूब पे डल रहे हैं। अभी यहाँ पर लाइव क्लासेस चल रही है और वो शाम के टाइम हम लोग 2-3 स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर डेमो के लिए हम लोग यूट्यूब पर उसको डाल रहे हैं। तो कुछ लोगों को कहना था कि लाइव नहीं है, लाइव नहीं है। अगर आपको लाइव क्लास अटेंड करना है तो वो आप इस समय पर लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और शाम को जो डल रही है वो ये मान के चलिए कि रिकॉर्डेड वीडियो है, क्योंकि हम लोगों को डेमो के लिए डालना रहता है। तो वो 3-4 वीडियो जो है स्टार्टिंग के वो डेमो के लिए यूट्यूब पे डलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों ने अगर कोर्स परचेस किया है तो वही चीज हम लोग फ्री यूट्यूब पर प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो आप लोगों ने परचेस किया है वो आप लोगों को ही मिलेगा। वो फ्री यूट्यूब में सिर्फ और सिर्फ 3-4 लेक्चर डलेंगे, उसके बाद अगर आप चेक करोगे तो यूट्यूब पर डलना बंद हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। कल किसी का मैसेज आया था, इस वजह से मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बता रहा हूं। अगर अगर लास्ट के लेक्चर की हम लोग बात करें तो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देख लिया था? लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि एक राज्य की परिभाषा क्या होती है, राज्य के अस्तित्व में होने के लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता है, कौन कौन से ऐसे 4 तत्व होने चाहिए जिसमें से अगर कोई तत्व नहीं हुआ तो हम उसे राज्य नहीं बोलेंगे। क्या हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या इनको क्या राज्य बोल सकते हैं बिना जनसंख्या के? राज्य होने की 4 शर्तें मैंने आप लोगों को बताई थी। सबसे पहली बात तो वहां पे एक लैंड एरिया होना चाहिए, वहां पर एक भूभाग होना चाहिए, उस भूभाग पर रहने वाली जनता चाहिए, जनसंख्या चाहिए, वहां पर रहने वाले लोग चाहिए, और साथ ही साथ हम लोगों को उन लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार या एक ऐसी सरकार चाहिए जो वहां पर रह रहे लोगों को है वो उन पर शासन कर पाए, उनको कार्य संचालित कर पाए उनका एक वो। उसके बाद जो है कि हमने बोला था कि जो राज्य होना चाहिए वो संप्रभु होना चाहिए। संप्रभु होना चाहिए मतलब किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए, वो राज्य किसी के अधीन नहीं होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोगों ने बात करी थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि चलो ठीक है, हम लोग अगर हम लोग पास्ट में जाए तो हम लोगों ने देखा था कि जब भी बड़े बड़े राज्यों, मतलब ये मान के चलो कि आप जब से इतिहास में अगर आप कहीं भी जाकर देखोगे तो हर जगह आपको कहीं ना कहीं शासन प्रणाली है, कहीं ना कहीं राज्य की व्यवस्था, राज्य व्यवस्था आपको कहीं ना कहीं मिलेगी ही मिलेगी। बस बात इतना है कि हर जगह पर अलग अलग रूप में हमें देखने के लिए मिलती है। अलग अलग रूप, कहीं पर धर्मतंत्र है, कहीं राजतंत्र है, ये सारी चीजें भी हम लोग समझेंगे। लेकिन हम लोग अगर जहां भी देखें, इतिहास के कितने भी पन्ने आप पलटा लो, हर जगह आपको राज व्यवस्था मिलेगी। लेकिन वही है कि उनका स्वरूप अलग अलग था। तो अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग पीछे जाए और हम लोग देखें कि राज्य के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई थी, कि जब एक राज्य बना, राज्य में रहने वाली जनसंख्या आई, वहां पर रहने वाला राजा आया, वहां शासन करने वाला राजा आया, तो उनके ऊपर क्या क्या चुनौतियां आई। और हम लोगों ने देखा कि चुनौतियां क्या थी। सबसे पहली चुनौती क्या थी? सबसे पहली चुनौती थी कि उनको कानून बनाना था, कानून बनाने की चुनौती थी। दूसरी चुनौती थी क्या? उस कानून को वहां पर रह रहे लोगों, वहां पर रह रही जनता के ऊपर लागू करना, या उस कानून के अनुरूप उस पूरे के पूरे राज्य में शासन चलाना, ये चुनौती थी। और तीसरी, अगर किसी व्यक्ति के साथ, अगर किसी व्यक्ति का सरकार के साथ, या किसी सरकार का सरकार के साथ, या किसी राज्य का राज्य के साथ अगर विवाद होता है तो इन विवादों का निपटारा कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इन सभी चुनौतियों का सॉल्यूशन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका सॉल्यूशन क्या था, कि कानून बनाने का काम जो है, मैंने कल ही आप लोगों को बोला था कि कानून बनाने का जो काम है वो किसको दिया? कानून बनाने का काम दिया विधायिका को।
कानून बनाने का काम विधायिका को दे दिया, उस कानून को लागू करने का, उस कानून के अनुरूप देश में शासन करने का जो अधिकार मिला वो किसको मिला? कार्यपालिका को मिला। और साथ में जो भी विवाद है, जो राज्य का राज्य से विवाद है, व्यक्ति का व्यक्ति से विवाद है, व्यक्ति का राज्य या व्यक्ति का सरकार से जो विवाद है, इन सभी विवादों को सॉल्व करने का, इन सभी विवादों का निपटारा करने का जो अधिकार है वो किसको मिला? वो अधिकार जो दिया गया वो न्यायपालिका को दिया गया। और मैक्सिमम जितनी भी, अगर हम लोग राज्य व्यवस्था देखेंगे तो मैक्सिमम आज भी अगर आप वर्तमान में बहुत सारी कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज उठाकर देख लोगे तो वहां इसी तरीके से चलता है। मैक्सिमम मतलब एक दो एक्सेप्शन होंगे, दो चार, मतलब आप ये मान के चलिए कि 100% में से 90-95% जो मैं बता रहा हूं वही है। कुछ जगह पर अगर एक्सेप्शन है तो वो भी मैं बताऊंगा कि कुछ देशों में जो है वो इस तरीके की व्यवस्था चलती है, कुछ देशों में इस तरीके की व्यवस्था चलती है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। लेकिन ये था हमारा लास्ट की क्लास का ओवरव्यू कि हम लोगों ने लास्ट की क्लास में क्या देखा था। हम लोगों ने कार्यपालिका देख ली थी, हम लोगों ने भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लिया था कि भारत में अगर कोई कानून बनाना है, भारत में अगर किसी बिल को एक्ट, मतलब किसी फॉर्मेट, जो एक आप ड्राफ्ट, किसी ड्राफ्ट को अगर उसको कानून बनाना है तो उसकी प्रोसेस क्या थी? या तो पहले लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में आएगा, फिर प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करेगा, और ये पूरी प्रोसेस से गुजरने के बाद क्या हो रहा था? वो कानून बन जा रहा था। तो मतलब सर, कल आपने हमें विधायिका के बारे में बता दिया था। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? क्या यहां तक सब लोगों को क्लियर है? कोई डाउट? हाँ, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? कल की क्लास क्लियर है क्या? मोनिका, भूमिका, हर्षित, ठीक है। तो ये जो था, ये हम लोगों की कल की क्लास का था कि कल की क्लास जो भी सारी चीजें थी, कि कल की क्लास आप लोगों को समझ आ गई थी। तो कल की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली देखा ही क्या था? कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि विधायिका क्या होती है। हम लोगों ने कार्यपालिका नहीं देखी थी। तो विधायिका में हम लोगों ने देखा था, देखो अब विधायिका से ही, अब देखो मैं फिर से आपको विधायिका बता रहा हूं। विधायिका इसलिए बता रहा हूं क्योंकि विधायिका को आप एक बार समझोगे तो उसी विधायिका में से कुछ लोग निकलकर कार्यपालिका के रूप में सामने आएंगे। जो विधायिका है, विधायिका में से कुछ लोग निकलकर सामने कार्यपालिका के रूप में आएंगे। ठीक है, तो उससे हम लोगों को समझ आ जाएगा कि कार्यपालिका क्या है। कार्यपालिका के बाद हम लोग देखेंगे न्यायपालिका क्या है। न्यायपालिका के बाद हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं कि इस पूरे विश्व में कितने प्रकार के शासन के कितने प्रकार है। अगर कहीं धर्मतंत्र है तो वो कहाँ धर्मतंत्र है, धर्मतंत्र क्या होता है। अगर कहीं राजतंत्र है तो राजतंत्र क्या होता है और वो अभी कहां पर विद्यमान है। ठीक है, और लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र अलग अलग रूपों में किस तरीके से उसको बांटा जा सकता है, अलग अलग आधारों पर लोकतंत्र की अलग अलग परिभाषाएं क्या हो सकती है, क्योंकि हमें पढ़ना लोकतंत्र ही है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतांत्रिक एक देश है भारत, तो हम लोगों को बेसिकली लोकतंत्र ही पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग लोकतंत्र भी सारी चीजें देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक जो चीजें है ना, आप लोगों को एक एक बार सारी चीजें समझ आ जाए। इसके बाद ये पहली और दूसरी क्लास आप ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से शून्य मान लो। आप पहली दूसरी क्लास एग्जाम के दृष्टिकोण से आप उसे शून्य मान लीजिए। लेकिन अगर ये पहली दूसरी क्लास अगर आप नहीं देखोगे तो आपको आने वाली जो 50-60 क्लासेस है या 60-70 जितनी भी क्लासेस है, 60-70 घंटे के जितने भी लेक्चर होने वाले हैं, वो लेक्चर आप लोगों को नहीं समझ आएंगे। इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को दे देता हूं। तो ये दो क्लासेस की इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखोगे तो शून्य है, लेकिन अगर सब्जेक्ट को समझने के दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्लासेस। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें क्लियर? ओके, तो कल हम लोगों ने बात कर ली थी विधायिका के बारे में, है ना। विधायिका और विधायिका में मैंने आप लोगों को बताया था, विधायिका में अभी देखो हम लोग भारत में रह रहे हैं ना, तो हम लोग भारत के हिसाब से देख रहे हैं। क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि अगर मैं विधायिका समझा रहा हूं तो आपको इंडिया की जो विधायिका है या भारत की जो विधायिका है वो समझ आ जाए। और मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत की जो विधायिका है उसमें एक तो लोकसभा मिलेगा आपको, लोकसभा, हाँ लोकसभा मिलेगा, और दूसरा जो मिलेगा, विधायिका द्विसदनीय है हमारे यहाँ, और दूसरा जो मिलेगा वो मिलेगा राज्यसभा। हाँ, ये चीज आप लोगों को क्लियर थी। लोकसभा में कौन लोग आ रहे थे? लोकसभा में आप लोगों के द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि आप बोल सकते हो, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि
लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कहाँ आ रहे थे? लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आ रहे थे लोकसभा में। और राज्यसभा में क्या आ रहा था? राज्यसभा में आ रहे थे आपकी जो राज्य सरकार है, राज्य के प्रतिनिधि। राज्य के प्रतिनिधि, राज्य के प्रतिनिधि मतलब इन जो राज्यसभा में जो मेंबर बैठ रहे थे, इनको आप सीधे वोट नहीं देते हो। कभी भी आपने सुना है क्या? कभी आप लोगों ने बोला है कि हम लोगों ने राज्यसभा के जो चुनाव हुए, राज्यसभा में जो सांसद चुने गए, उन सांसदों को हम लोगों ने वोटिंग की? आप लोग कभी नहीं सुनोगे। आप लोग अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो आप लोग वोट किन किन को डालते हो? अगर आप नगर पंचायत में रहते हो, अगर आप नगर निगम में रहते हो, तो आप अपने यहाँ के पार्षद, अपने यहाँ के मेयर को वोट डालते हो। ठीक है, ये आप सीधे वोट डालते हो, तो मतलब प्रत्यक्ष वोट, आप सीधे सीधे उनको वोट डाल रहे हो। दूसरी चीज, गांव में रहते हो आप, तो आप अपने यहाँ के सरपंच, अपने यहाँ के मेंबर को वोट डालते हो, प्रत्यक्ष वोट डालते हो। ठीक है, आप अब अगर कहीं भी रहते हो, आप अपने क्षेत्र के विधायक को वोट डालते हो, ये प्रत्यक्ष वोट है। ये विधायक जाकर कहाँ बैठता है? ये विधायक जाकर बैठता है आपकी राज्य की विधानसभा में। और उन विधायकों में जिस भी पार्टी के पास सबसे ज्यादा विधायक होता है, वो अपना एक मुख्यमंत्री चुन लेता है। तो आप जो विधायक चुनते हो, वो जाकर बैठता है आपकी राज्य की विधानसभा में। और जो सांसद आप बोलते हो कि हम लोगों ने लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को वोट दिया है, लोकसभा में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, तो आपके क्षेत्र से कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति खड़ा हुआ होगा और वो सांसद के पद पर खड़ा हुआ है, तो आपने अगर उसे वोट दिया हो, तो आपने प्रत्यक्ष उसको वोट दिया है कि उस फलाने फलाने के नाम पर हमने वोट दिया है, और वो जाकर बैठा है लोकसभा में। वो जाकर बैठता कहाँ है? वो लोकसभा में। तो इसीलिए यहां पर बोला जाता है लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, और इसी कारण इसका नाम भी जो पड़ा हुआ है वो लोकसभा। लोकसभा का मतलब लोगों की सभा, जहां पर ऐसा माना जाता है कि लोकसभा का मतलब लोगों की सभा, मतलब लोगों के द्वारा चुने हुए लोग वहां जाकर बैठे हुए हैं, इस वजह से उसको क्या बोल रहे हैं? लोकसभा। अब सर, राज्यसभा को राज्य के प्रतिनिधि क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनको जो वोट है ना, इनको आप लोग डायरेक्ट यहां पर जो सांसद आकर बैठते हैं, सांसद ये भी कहलाएंगे, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगे, ये भी यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हुए हैं, इनको आप लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते। इनको जो वोट देते हैं ना, इनको वोट दिया जाता है आप जिन एमएलए को चुनकर भेजते हैं, आप जिन विधायकों को अपने क्षेत्र से चुनकर भेजते हैं अपने राज्य की विधानसभाओं में, वो विधायक इन लोगों को वोट देते हैं, इन लोगों को जिताते हैं, और वो लोग जाकर राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहां? राज्यसभा में। ये चीज मैंने आप लोगों को कल भी समझा दिया था। तो अब यहां पर देखो, हाँ, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि लोकसभा की सीट कितनी है अभी वर्तमान में, तो 545। ठीक है, ये आप मान लो, ये 545, और इसको आप मान लो 200, मान क्या लो, मतलब 245, ये हो गई राज्यसभा की सीट। इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में, और 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ है? 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में। अब देखो, अब होगा क्या? अब क्या होगा, इसको आप और अच्छे से समझ लो। इसको छोटा कर देता हूं मैं, आप लोगों को अगर दिखना क्लियर बंद हो जाएगा ना, तो आप बता देना। ठीक है, छोटे होने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लियर है, दिख रहा है? ठीक है, तो क्या हुआ, ये 545, हाँ ये समझ लीजिएगा, ये 545 और 245 ये क्या हो गए? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। क्या हो गए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कितने हो गए टोटल? 500, 500, 200, 700, 45, 45, 90, 790, लगभग 800 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप मान लो। इन 800 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से देखो, इन 800 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को काम क्या दिया? ये जो 800 सदस्य है पूरे देश से चुने हुए, इस पूरे भारत देश की 140 करोड़ जनसंख्या का ये लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, ये 800 लोग। और ये 800 लोग जब इस लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं, तो इन लोगों को काम दिया गया, इन 800 लोगों को काम दिया गया कि आपको इस देश को चलाने के लिए कानून का निर्माण करना है, आपको नियम कानून संविधान जो भी चीजें हैं, कानून का निर्माण करना है। ये काम दिया गया इन 800 लोगों को। ठीक है, इन 800 लोगों को क्या काम दिया गया? कानून बनाने का काम दिया गया। अब देखो, अब आप भी जानते हैं कि इन 800 लोगों में कई पार्टियों के लोग हैं, कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के हैं, कुछ आम आदमी पार्टी के हैं, मतलब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख रहे हैं ये सारी चीजें। इन 800 लोगों में से जैसे ये लोकसभा में जिसकी भी सरकार होगी, जैसे वर्तमान में किसकी है? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधित्व में। तो नरेंद्र मोदी जी क्या है? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होने से पहले नरेंद्र मोदी जी सांसद है। कहां से? बनारस से वो अपना चुनाव लड़े थे, बनारस लोकसभा क्षेत्र से। और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होने से पहले वो सांसद बने। वो सांसद बनने के बाद सबसे पहले पहुंचे कहां? लोकसभा में पहुंचे। इसका मतलब है कि वो विधायिका का
अंग बन गए, विधायिका के सदस्य बन गए, इन 800 लोगों में वो शामिल हो गए। अब जिस भी पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक होते हैं या आधे से अधिक जिस भी पार्टी के सांसद आधे से अधिक होते हैं, या मतलब जो पार्टी है वो बहुमत में होती है, मतलब वो सरकार बनाने के कैपेबल होती है, उन पार्टियों में से, उन पार्टी के जितने भी सांसद होंगे, उन सांसदों में से एक को प्रधानमंत्री चुना जाएगा। जो भी मंत्री परिषद में जितनी भी रेलवे मंत्री, होम मिनिस्ट्री और भी वित्त मंत्रालय, इतने सारे मंत्रालय हैं, इन सभी मंत्रालयों में किसी किसी व्यक्ति को चुना जाएगा। ठीक है, अब वो व्यक्ति या तो राज्यसभा का भी हो सकता है और लोकसभा का भी हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के भी व्यक्ति होंगे, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो ऑब्वियसली है कि इनके सांसद होंगे, राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से ये लोग कुछ ऐसे लोगों को चयन करते हैं जिनको कुछ स्पेसिफिक जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे रेलवे मिनिस्ट्री, जैसे राजनाथ सिंह जी को दिया रक्षा मंत्रालय। अब राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बनने से पहले, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बनने से पहले वो क्या है, उससे पहले वो लोकसभा के सांसद है, वो चुनाव लड़े हुए हैं, वो लोकसभा के पहले सांसद बने, उसके बाद उनको एक अलग जिम्मेदारी दी। उनको बोला गया कि रक्षा क्षेत्र के जितने भी कार्य है पूरे देश में, रक्षा क्षेत्र के जितने भी कार्य पूरे देश में हैं, उनको बनाए गए कानूनों के अनुसार लागू करना है, बनाए गए कानूनों के अनुसार देश में लागू करना है, देश को चलाना है। प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारी है वो श्री नरेंद्र मोदी जी को दी गई, नरेंद्र मोदी जी, अन्य बहुत सारे मंत्रियों को बांट दिया गया। ठीक है, तो मान के चलो आप इसमें से आप अप्रोक्सीमेट 30 मिनिस्टर्स, 30 लोगों को जिम्मेदारी दी गई, 30 लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि क्या करना है आपको विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून, क्या बोल रहा हूं मैं, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार शासन करना है या देश को चलाना है, शासन करना है। किसको शासन करना है ये। और ये जो 30 लोग, देखो मैंने अप्रोक्सीमेट बोला है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि अभी मंत्रिपरिषद में अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो मैंने अप्रोक्सीमेट 800 में से 30 लोगों को ऐसे चुन लिया जिनको काम क्या करना है, जिनको काम करना है कि विधायिका के द्वारा जो भी कानून बनाए गए उन कानूनों को लागू करना है पूरे देश में, उन कानूनों की व्याख्या करना है, उन कानूनों को बताना है लोगों को, उन कानूनों को हर राज्य में लागू करना है। ये सारे जो काम है वो किसको, अब अलग अलग लोगों को अलग अलग काम, रेलवे मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय जो है। अब देखो जैसे वर्तमान में इस देश के शिक्षा मंत्री कौन है, किसी को पता है क्या? हाँ, मोनिका हर्षित। किसी को क्या पता है वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है हमारे यहाँ? भूमिका। हाँ, वर्तमान में हमारे यहाँ जो शिक्षा मंत्री है ना, मतलब केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी है, वो धर्मेंद्र प्रधान जी है। और धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम आप लोगों को इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी मध्य प्रदेश की तरफ से जो राज्यसभा के मेंबर है, राज्यसभा के इन 245 लोगों में से एक है धर्मेंद्र प्रधान जी, और वो धर्मेंद्र प्रधान जी मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा में। तो धर्मेंद्र प्रधान जी को तो आप लोगों ने कभी वोट नहीं दिया होगा, आप लोगों ने जिन एमएलए को चुना है उन एमएलए ने उनको वहां पहुंचाया है। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश से चुने गए हैं और वो यहाँ पर है, और शिक्षा मंत्री है। शिक्षा मंत्री बने मतलब उनको एक शिक्षा से संबंधित पूरे देश की का कारोबार दिया गया, और वो क्या बन गए, कानून के अनुसार शासन करने का काम इनको मिला कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कानून है उनको लागू करने का पूरे देश में। तो हम लोग इन जो 30 सेलेक्टेड लोगों को क्या बोल सकते हैं, इनको हम लोग बोल सकते हैं कार्यपालिका। क्या आप लोगों को समझ आया कार्यपालिका क्या है? ये जो 30 लोग, जो विधायिका के जो सदस्य हैं, उन सदस्यों में से कुछ लोगों को शासन करने का अधिकार दिया गया, और इन जो शासन करने के लिए जिनको बोला गया, जो ये है, इनको बोला गया कार्यपालिका। इनका काम क्या होगा? तो अभी बस आप इतना याद रखो कि विधायिका का काम है देश के लिए कानून बनाना, कानून का निर्माण करना, और कार्यपालिका का काम है विधायिका के द्वारा बनाए गए कार्यों को, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को देश में लागू करना, या विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार देश का संचालन करना, देश के शासन का संचालन करना, ये काम है। दो ही चीजें, ये चीजें, ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? हाँ, इतनी चीजें क्लियर है क्या? अगर ये चीजें क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग कार्यपालिका देख रहे हैं। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि ये हर लेक्चर में आप लोगों को आने वाला है कार्यपालिका। मैं हर जगह अब नहीं समझाऊंगा कि कार्यपालिका क्या होती है, मैं हर जगह ये नहीं समझाऊंगा कि विधायिका क्या होती है।
इसीलिए मैं पहले ही समझा दे रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गई। अब देखो, अब कार्यपालिका क्या होती है। अब कार्यपालिका को भी दो भागों में बांटा गया। कार्यपालिका, ठीक है, ये ऐसे में लिख दे रहा हूं इसको, ये हो गई आपकी कार्यपालिका। और इसको भी क्या कर दिया गया, इसको भी दो भागों में बांट दिया गया। अब ये दो भाग क्या थे, ये दो भाग क्या था, तो एक था स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, और एक कार्यपालिका है, एक कार्यपालिका है अस्थायी कार्यपालिका। ये मैंने आयोग की क्लासेस में भी बताया था, अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है, अस्थायी। ठीक है, तो जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है। कार्यपालिका भी क्या है, कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी कार्यपालिका और दूसरी होती है अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है, स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी और अस्थायी में आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए, जो अस्थायी कार्यपालिका मतलब जो मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य, केंद्रीय मंत्री परिषद मतलब जितने भी मिनिस्टर्स है, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स जितने भी है, वो जो है वो अस्थायी कार्यपालिका का भाग होते हैं। क्यों होते हैं अस्थायी कार्यपालिका का भाग, क्योंकि देखो, उनको आप एक सीमित समय के लिए चुनकर भेजते हैं। आप जानते हैं ना कि हर 5 साल में चुनाव होता है, हर 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है। अभी 19 में हुआ था, अब कब होने वाला है, 24 में होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी को फिर से आप वोट डालोगे, या जो भी है, जिनको भी आप वोट डालोगे, तो वो एक सीमित समय के लिए। अब मान के चलो, अभी अभी क्या है, अभी नरेंद्र मोदी जी कार्यपालिका का अंग है। ठीक है, अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो वो कार्यपालिका का अंग है। कौन सी कार्यपालिका का, अस्थायी कार्यपालिका का। लेकिन अगली बार अगर उनको बनारस से कोई चुनाव हरा दे, अगर अगली बार वो प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाए, तो वो कार्यपालिका का हिस्सा नहीं रहेंगे, कोई और आकर उस सीट पर बैठेगा, कोई और व्यक्ति कार्यपालिका का सदस्य बनेगा। तो कहा जाता है कि ये जो कार्यपालिका होती है, जो मंत्री परिषद, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो कार्यपालिका होती है, वो कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका बोलते हैं। क्योंकि 5 साल के कार्यकाल के बाद ये फिर से एक बार चेंज होती है, क्योंकि कुछ लोग जीतते हैं, कुछ हारते हैं, कुछ सांसद जीत नहीं पाते, तो वो फिर से मिनिस्टर नहीं बन पाते। आप समझ रहे हो, कार्यपालिका का भाग नहीं बन पाते। तो ये इसको इसलिए बोलता है कि बोला जाता है कि अस्थायी होती है। तो सर, स्थायी कार्यपालिका क्या होती है, तो स्थायी कार्यपालिका होती है इस देश के जितने भी सिविल सेवक है, इस देश के जितने भी सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट, सिविल सेवक, ठीक है, इस देश के जितने भी सिविल सेवक है। मतलब क्या सर, आप क्या बोल रहे हो, मतलब हम भी तो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग भी तो सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, तो क्या हम भी कार्यपालिका का अंग है? बिल्कुल। आप भी अगर भविष्य में आप एग्जाम्स क्लियर करते हो, आप अगर एक डिप्टी कलेक्टर के पद पर, आप एक डिप्टी कलेक्टर के पद पर कहीं पर पोस्टेड होते हो, मान के चलिए कि संपदा मैम की ही बात अपन कर लें, तो संपदा मैम इस समय पर सिंगरौली में है। ठीक है, सिंगरौली में अपनी जो सर्विस है, वो अपनी सर्विस कर रही है सिंगरौली में। सो सिंगरौली में अगर संपदा मैम है, तो वो इस स्थायी कार्यपालिका का अंग है। इस स्थायी कार्यपालिका का अंग है, इसका मतलब है कि देखो, इनका एक निश्चित कार्यकाल नहीं होता। इनका निश्चित कार्यकाल मतलब एक बहुत लंबे 60-62 साल का होता है, आप समझ रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर 5 साल में इनको बदल दिया जाएगा, कि इनकी जॉब चली जाएगी, कि ये कार्यपालिका का अंग है। इनका ट्रांसफर जरूर हो जाएगा, लेकिन ये काम वही करेंगे। अब आप बोलोगे सर कैसे, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे संपदा मैम इतना बड़ा काम कर रही है। काम कर रही है ना संपदा मैम, भूमि से रिलेटेड जितने भी लैंड से रिलेटेड जो भी काम है, जो राजस्व है, भूमि राजस्व, जो भी समझ रहे हैं आप, जो एक डिप्टी कलेक्टर का जो काम होता है, वो काम उसका उस कानून को किसने बनाया है? उस कानून को बनाया है विधायिका ने। उस कानून को उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो जो उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उस कानून को लागू कर रही है। उस क्षेत्र में उस कानून के अनुसार सारे नियम कानूनों को लागू कर रही है। अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए न्याय करने के लिए जो भी है कोर्ट भेज रही है, जो भी सारी चीजें। तो जो भी नियम कानून सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं, उन नियम कानूनों को, जो भी नियम कानून विधायिका के द्वारा बनाए जा रहे हैं, उन नियम कानून को जो भी व्यक्ति लागू करता है, ठीक है, जो भी सिविल सर्वेंट लागू करता है, मतलब आप एक छोटे से छोटे सिविल सर्वेंट से लेकर बड़े से बड़ा सिविल सर्वेंट, सब के सब इस कार्यपालिका का अंग होते हैं। तो आप भी क्या बनोगे, आप भी इस स्थायी कार्यपालिका का भाग बनोगे आगे चलकर। अगर आप एक डिप्टी कलेक्टर, जो भी नायब तहसीलदार क्या करता है, नायब तहसीलदार, पटवारी क्या करता है, पटवारी भी वही काम करता है, नियम कानून के अनुसार काम करता है। नियम के अनुसार उन नियमों को अपने क्षेत्र में, अपने जो हल्का क्षेत्र होता है वहां पर लागू करता है। तो मतलब हर छोटे स्तर पर जो भी है वो कार्यपालिका है, आप ये मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि वो देश में कानूनों को लागू कर रहे हैं। क्या ये चीजें क्लियर है आप लोगों को? स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका क्लियर है क्या?
अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये हो गया। अब देख लीजिए ये सारी चीजें जो मैंने समझाई है स्लाइड में भी आप लोगों को मिल जाएगी, ये चीजें आप लोगों को स्लाइड में भी मिल जाएगी। तो कहाँ देखेंगे, हाँ कहाँ तक हम लोग देख लिए थे कल, हाँ ये हो गया था, यहां से हम लोगों को देखना था। ठीक है, कार्यपालिका हम लोगों को देखना था और मैंने वही सारी बातें बताई, जो चीजें मैंने बताई कि क्या है कार्यपालिका। तो देखो कौन सा कलर पसंद है आप लोगों को, पिंक मैं यूज करूंगा नहीं, ठीक है, कोई लड़की पिंक नहीं बोलेगी कि सर पिंक पेन ले लो। तो मैं वैसे तो मेरा ब्लैक कलर फेवरेट है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक ब्लैक है तो अपन व्हाइट ले लेते हैं। ठीक है, चलो। तो कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका ये मान के चलिए कि कार्यपालिका मैंने बोला कि क्या काम कर रही है, ये शासन का दूसरा अंग है। शासन का पहला अंग कौन सा है, शासन का पहला अंग है विधायिका, जिसका काम क्या है, जिसका काम है क्या बनाना, जिसका काम है कानून बनाना। ठीक है, तो शासन का दूसरा अंग है विधायिका, सॉरी कार्यपालिका। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है विधायिका के द्वारा जितने भी निर्मित कानून हैं, जो भी कानून विधायिका बनाती है, उनके अनुसार ये क्या करता है, उनके अनुसार ये शासन चलाता है। कानूनों को लागू करने का काम, जो भी कानून बनाता है उन कानूनों को लागू करना, उसके अनुसार शासन चलाने का काम जो है वो किसका है, कार्यपालिका का। जो कार्यपालिका के महत्वपूर्ण कार्य है, कार्यपालिका का महत्वपूर्ण काम क्या है, देश में शासन चलाना। देश में, अब यहाँ पर मुझे ना, चलो ठीक है, मोनिका का फेवरेट कलर है पिंक, तो मैं यहाँ पर पिंक ले लेता हूँ। ठीक है, तो देश में शासन चलाने का जो काम है, देश में शासन चलाने का काम है, वो किसका है, वो कार्यपालिका का है। आंतरिक शांति बनाए रखना, अब मैंने बोला आंतरिक शांति, अब देखो आंतरिक शांति का मतलब ये मान के चलो कि जो रक्षा से संबंधित जो भी वो है वो रक्षा मंत्रालय को दे दिया गया, मतलब रक्षा मंत्री को दे दिया गया, तो वो काम किसका हो जाएगा, वो इनका ही हो जाएगा। व्यवस्था को बनाए रखना, विदेशी संबंधों का संचालन करना। अब आप बोलोगे सर जो फॉरेन मिनिस्टर होता है वो क्या करता है, फॉरेन मिनिस्टर का काम होता है विदेशी संबंध, जो फॉरेन के साथ जो भी हमारे रिलेशन है उनका संचालन करने का काम होता है किसका, वो काम होता है फॉरेन मिनिस्टर का। उसके बाद आपातकाल की घोषणा करना, ये छोटे छोटे काम है। देखो अभी आप लोगों के लिए काम क्या है, अभी आप 3-3 नंबर में, अब देखो मेंस में क्या क्वेश्चन आएगा, मेंस में सीधे सीधे 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा कि कार्यपालिका क्या होती है। मेंस में सीधे सीधे 3 नंबर में पूछ लेगा आपको कि विधायिका क्या होती है। अब मैंने समझा दिया आपको, अब आपको डिसाइड करना है कि उन 3 नंबर में आपको क्या लिखना है। इतना बेहतरीन लिखना है जैसे कि 2 लाइन की आपको परिभाषा लिख लेनी है और बता देना है कि विधायिका, वर्तमान में भारत में विधायिका कौन कौन सी, लोकसभा राज्यसभा को विधायिका बोलते हैं, इनके कार्य क्या क्या होते हैं। कार्य क्या होता है विधायिका का, कानून बनाने का कार्य होता है। और कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, ये 2-2, 3-3 नंबर में आपसे पूछे जाने, आज नहीं तो कल कभी ना कभी सामने आएगा, प्री में क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, हाँ ये चीजें हो गई। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो क्या है, मैंने बोला आपको कार्यपालिका कितने तरीके की होती है, तो मैंने आपको स्थायी और अस्थायी तो बता दी, लेकिन और भी चीजें होती है। देखो कार्यपालिका को सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया, एक तो है नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, और दूसरी जो होती है वो वास्तविक कार्यपालिका। अब इसको भी समझिए कि ये क्या होती है सर, लेकिन पहले आप ऐसा समझ लो कि कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया, एक है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी जो है वो है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका को भी 2 भागों में बांटा गया, एक है वंशानुगत कार्यपालिका, वंशानुगत, और दूसरी है निर्वाचित। ये वाली चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, निर्वाचित में स्थायी और अस्थायी। और वास्तविक कार्यपालिका में होती है एकवादी कार्यपालिका और बहुलवादी कार्यपालिका। ये नाम एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ये जो फ्लो चार्ट है ना, यहाँ पर देखो कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा, नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा, वंशानुगत कार्यपालिका, निर्वाचित कार्यपालिका, इनका मतलब भी हम सभी सब समझेंगे। और उधर वास्तविक कार्यपालिका में एक है एकवादी और दूसरी है बहुलवादी। इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से देखेंगे, लेकिन आप पहले उसको एक बार रीडिंग मार लो, एक बार आप अच्छे से देख लो कि सर सही तो बोल रहे हो ना, आप कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हो। हाँ, नरेंद्र मोदी जी का फोटो अच्छा लग रहा है, हाँ ये मैं जानबूझ के लेकर आता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप, ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बार बार दिखाऊं उनका चेहरा। प्रचार नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, कोई ना इल्जाम नहीं लगाएगा कि सर नरेंद्र मोदी जी का प्रचार कर रहे हो। ठीक है, तो नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका समझिए। अब देखो जब हम लोग संविधान पढ़ेंगे ना,
जब हम लोग संविधान पढ़ेंगे, तब हम लोग जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, तब वहां पर एक अनुच्छेद आएगा और उस अनुच्छेद में लिखा होगा क्या, उस अनुच्छेद में लिखा होगा कि राष्ट्रपति जो है वो संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। संघ की कार्यपालिका मतलब जो केंद्र की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का मतलब जो कानूनों को लागू करने वाली कार्यपालिका होगी, उस कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। मतलब सर क्या राष्ट्रपति कार्यपालिका का अंग होता है? तो हाँ, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, ये तो मैंने बताया ही बताया, लेकिन जो राष्ट्रपति, इस देश का जो राष्ट्रपति होता है वो उस कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। मतलब इस देश में जितने भी काम किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाएंगे। इस देश से बाहर अगर हम लोग श्रीलंका के साथ कोई संधि करते हैं तो वो राष्ट्रपति के नाम पे संधि होती है, प्रधानमंत्री के नाम पे संधि नहीं होती कि नरेंद्र मोदी जी ने संधि करी, राष्ट्रपति के नाम पे संधि होती है। ठीक है, तो जो कार्यपालिका का जो प्रमुख है ना, वो हमारा राष्ट्रपति का है। अब नाम मात्र की कार्यपालिका का कहने का मतलब ये है कि नाम मात्र की कार्यपालिका का मतलब ये होता है कि कार्यपालिका जो है, हाँ, नाम मात्र की कार्यपालिका को कहने का मतलब ये है, 2 सेकंड देख ही लो। हाँ, नाम मात्र की कार्यपालिका को कहने का मतलब ये है कि जो कार्यपालिका का जो प्रमुख है, जैसे हमारे यहाँ पर कौन है कार्यपालिका का प्रमुख? हमारे यहाँ राष्ट्रपति है। ब्रिटेन में कौन है कार्यपालिका का प्रमुख? ब्रिटेन में कार्यपालिका का प्रमुख वहां की महारानी होती है। ठीक है, अमेरिका में कौन है? वहां के राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका के प्रमुख है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका कहने का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए उनको कार्यपालिका का अध्यक्ष बोला गया है, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के लिए उनको कार्यपालिका का अध्यक्ष बोला गया है। वैसे उनके पास कोई शक्ति नहीं है। जो शक्तियों का प्रयोग जो है वहां पर चुनी गई प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा चुनी गई जो मंत्रिपरिषद है उनके द्वारा सारी शक्तियों का वहन किया जाता है। और उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और वहां की मंत्रिपरिषद करती है, लेकिन किसके नाम पर करती है? वो उस कार्यपालिका का जो प्रधान रहता है राष्ट्रपति, उसके नाम पर करती है। अब भारत में आप बोलोगे सर नाम मात्र की कार्यपालिका है, तो बिल्कुल भारत के जो प्रेसिडेंट है उसके पास शक्तियां नहीं है किसी भी प्रकार की, बहुत कम शक्तियां है, सीमित शक्तियां है। वो उसके लिए हमेशा बोला गया है कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर, वो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। कौन? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद बोलेगी कि ये काम करो तो राष्ट्रपति वो काम करेगा। आप समझ रहे हो? मतलब नाम मात्र की शक्तियां है, सिर्फ नाम का बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है हमारे देश का प्रमुख है, इसीलिए नाम मात्र की कार्यपालिका। ठीक है, जिसमें कार्यपालिका का प्रमुख जो है वो नाम मात्र का होता है, उस कार्यपालिका को नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं। और इस नाम मात्र की कार्यपालिका में भी 2 चीजें होती है, एक है वंशानुगत और दूसरा जो है वो निर्वाचित। वंशानुगत में कहा जाता है कि कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, देश का जो प्रमुख होता है या कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, वो एक ही वंश। वंशानुगत का मतलब है कि एक ही वंश। जैसे मान के चलो मैं आज देश का राष्ट्रपति बन जाता, ठीक है, अगर मैं आज देश का राष्ट्रपति होता और हमारे देश में यह प्रथा होती, क्या होती हमारे देश में प्रथा, कि हमारे यहाँ वंशानुगत जो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो वंशानुगत होता है। तो मेरे आने वाले जो भी बच्चे होंगे, मेरे आने वाले जो भी बच्चे होंगे वो भी आगे चलकर सिर्फ जो राष्ट्रपति बनते वो सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार के लोग ही बनते, और किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने का अधिकार ही नहीं होता, जैसे कि ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में वंशानुगत वो है कार्यपालिका। वहां पर जो महारानी के पद पर जो है, वहां पर जो मेन जो क्वीन विक्टोरिया जो क्वीन है, क्वीन के जो पद पर है या जो महाराजा के जो पद पर है, जो कार्यपालिका का जो प्रमुख है, वो हमेशा वंशानुगत, हमेशा उनकी ही फैमिली से बनते हैं। भले ही उनको शक्तियां प्राप्त ना हो, भले ही वहां का जो काम है वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद देखते हैं, लेकिन जो वहां की जो रानी का जो पद है, वहां के जो कार्यपालिका के प्रमुख का जो पद है, वो हमेशा से वंशानुगत है और वंशानुगत ही रहेगा। अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई है, उनके बाद कोई नई महारानी बनेगी, लेकिन वो उन्हीं के परिवार की होगी, या कोई राजा बनेगा वो उन्हीं के परिवार का होगा। ये वंशानुगत हो गया। भारत में क्या व्यवस्था है? भारत में ये व्यवस्था है कि भारत में जो कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो चुना जाता है। वो चुना जाता है, वो लोगों के द्वारा, जो जिन प्रतिनिधियों को हम लोग भेजते हैं विधानसभा, लोकसभा, और उन प्रतिनिधियों के द्वारा वोटिंग करके एक हमारे यहाँ का कार्यपालिका का प्रमुख मतलब राष्ट्रपति को चुना जाता है वोटिंग के द्वारा। आपने देखा होगा, इससे पहले कौन थे राष्ट्रपति? इससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे। अभी कौन बन गई है? अभी के राष्ट्रपति का नाम बताओ। अभी की राष्ट्रपति जी का नाम है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो अब रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी का कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग फैमिली से। तो हमारे यहाँ वंशानुगत नहीं है, हमारे यहाँ जो है कार्यपालिका के प्रमुख को चुना जाता है।
तो इसी तरीके से यहां बोला गया कि नाम मात्र की कार्यपालिका, जहां पर कार्यपालिका के प्रमुख के पास कोई शक्तियां नहीं होती है, सिर्फ नाम मात्र का वो प्रमुख होता है। और इसको भी दो भागों में, एक तो वंशानुगत, वंशानुगत मतलब जहां पर एक ही वंश का व्यक्ति उस कार्यपालिका का प्रमुख बनता है, और दूसरा निर्वाचित, जैसे भारत में ये हो गया, ये ब्रिटेन का उदाहरण हो गया, ठीक है। और निर्वाचित, निर्वाचित में मैंने बताया कि कार्यपालिका का प्रमुख क्या होता है। कार्यपालिका का प्रमुख हर 5 साल में हमारे यहाँ चेंज कर दिया जाता है या बदल दिया जाता है या दूसरे कार्यकाल के लिए उसको नियुक्त कर दिया जाता है, मतलब एक ही परिवार से नहीं होते ये, ठीक है। तो ये हो गया निर्वाचित, और ये स्थायी अस्थायी तो मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, ठीक है। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद है वास्तविक कार्यपालिका। ये समझ लीजिए वास्तविक कार्यपालिका। इसके बाद की जो है ना, इसके बाद स्लाइडें चलेंगी जिसमें वही सारी चीजें लिखी होगी जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो उसको हम लोग थोड़ा स्पीड से निपटा देंगे। तो वास्तविक कार्यपालिका, अब सर आपने बताया नाम मात्र की कार्यपालिका मतलब कार्यपालिका का जो प्रमुख, कार्यपालिका का जो हेड होता है, उसके पास कोई शक्तियां नहीं होती नाम मात्र की कार्यपालिका में। और वास्तविक कार्यपालिका का मतलब ऑब्वियसली सर उसका अपोजिट होगा कि अब जो कार्यपालिका का प्रमुख होगा उसके पास पूरी की पूरी शक्तियां होगी। क्या होगा? पूरी की पूरी शक्तियां होगी। तो बिल्कुल सही है। वास्तविक कार्यपालिका का मतलब होता है जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, मतलब उस देश का राष्ट्रपति जो होता है, उस राष्ट्रपति के पास या उस देश का जो राजा होता है, उस देश के राजा के पास क्या होगी? पूरी की पूरी शक्तियां होगी। पूरी की पूरी शक्तियां होगी इसका मतलब है सारे कानून बनाने, कानून लागू करवाने की सब शक्तियां जो होती है वो वास्तविक कार्यपालिका में उस कार्यपालिका के प्रमुख के पास होती है। जैसे इसका उदाहरण बताओ सर, तो इसका उदाहरण आप ले लीजिए अमेरिका। आप लोगों ने सुना ही होगा जो बाइडेन जी का नाम या डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना होगा, या उससे पहले कौन थे, उस बराक ओबामा जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सब जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे और ये इसी वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख हुआ करते थे। और जो अमेरिका में जो व्यवस्था है ना, अमेरिका में व्यवस्था है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां है वो सब की सब कार्यपालिका के प्रमुख में निहित है, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित है। मतलब वो जो काम बोलेंगे वो स्थायी, जो भी अन्य जो सिविल सर्वेंट वाली जो कार्यपालिका होगी या उनकी मंत्री परिषद होगी, उनको वो काम करना पड़ेगा। सभी निर्णय लेने की शक्ति इनके पास होती है। वैसे हमारे यहाँ के राष्ट्रपति के पास क्या सभी निर्णय लेने की शक्तियां होती है? तो बिल्कुल नहीं होती। हमारे यहाँ सभी निर्णय मंत्री परिषद या जो प्रधानमंत्री इनके द्वारा लिया जाता है, शासन इनके द्वारा किया जाता है, नाम सिर्फ होता है राष्ट्रपति का। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल जो शासन होता है, एक्चुअल जो वहां पर शासन करता है या जो भी शासन व्यवस्थाओं को चलाता है वो होता है वहां का राष्ट्रपति। इसलिए बोला जाता है इसको वास्तविक कार्यपालिका। फिर सर इसमें भी एकलवादी और बहुलवादी। एकलवादी का मतलब होता है सभी की सभी शक्तियां किसी एक व्यक्ति को, जैसे अमेरिका में जितनी भी शक्तियां है, जितने भी निर्णय लेने के जो शक्तियां है, वो सिर्फ एक व्यक्ति कौन? उस देश का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका का राष्ट्रपति जब भी कोई भी व्यक्ति बनेगा तो उसको वो सभी की सभी शक्तियां उस अकेले व्यक्ति को मिल जाएगी। इसीलिए कहा जाता है अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है ना वो सबसे पावरफुल व्यक्ति है, ठीक है। तो ये, और बहुलवादी में क्या होता है? बहुलवादी में ऐसा होता है कि बहुलवादी में कुछ समूह, कुछ मंत्री परिषद का एक समूह होता है 7-8 लोगों का, उन 8 लोगों को मिलाकर सभी की सभी शक्तियां दी जाती है और बोला जाता है कि आप 8 लोगों को डिसीजन लेना है, वो भी बहुमत से। समझ रहे हो? मतलब किसी एक व्यक्ति को शक्ति न देकर 8 लोगों को शक्ति दे दी, 7 लोगों को, 5 लोगों को शक्ति दे दी और बोला कि आप लोगों को डिसीजन लेना है। समस्त की समस्त कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां है, ठीक है, वो सभी की सभी शक्तियां जो है वो आप 7 लोगों में हो, 7 लोगों में है, तो उसको बोला जाता है वास्तविक कार्यपालिका का बहुलवादी स्वरूप। या और जो जब एक व्यक्ति को पूरी शक्तियां दे दी जाती है तो उसको बोला जाता है वास्तविक कार्यपालिका का एकवादी स्वरूप। क्या ये चीजें आप लोगों को क्लियर है? हाँ, ये चीजें अगर आप लोगों को क्लियर है तो आगे की क्लास हम लोगों की बहुत आसानी से जाने वाली है। श्रवण, मोनिका, भूमिका, ठीक है। क्या क्लियर है मोनिका? श्रवण, क्या क्लियर है? क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, आप लोगों का कोई ग्रुप है क्या? आप लोगों का कोई ग्रुप है? अगर आप लोगों को कोई ग्रुप है तो आप उसमें मुझे भी ऐड कर लीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को जो भी सारी चीजें हैं वो प्रोवाइड कर पाऊं, या आपके जो भी डाउट्स है मैं उनको सुन पाऊं, मैं आपकी समस्याएं समझ पाऊं। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है सबको? ठीक है, तो आगे समझते हैं। हाँ, ये चीजें अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो मैं फास्ट करता हूं, आप बता दीजिए जैसा भी होगा, है ना।
स्लो या फास्ट कुछ भी हो, लेकिन आप लोगों को चीजें समझ आनी चाहिए, बस मुद्दा ये है ना। तो अगर आपको समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हम लोग वही नाम मात्र की कार्यपालिका की बात कर रहे हैं। ये चीज ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि जिसमें कार्यपालिका प्रमुख मतलब मैंने बताया कि राष्ट्रपति या राज्य अध्यक्ष जो वो होता है वो नाम मात्र, उसके पास कोई शक्तियां नहीं होती, वास्तविक में कोई शक्तियां नहीं होती, और वो बस एक संवैधानिक प्रमुख, मतलब संविधान ने उसको प्रमुख बोल दिया है इसलिए वो प्रमुख है, वैसा कुछ है नहीं। और इसमें मैंने ये आप देख लीजिए, ये महारानी है, ये ब्रिटेन की जो है संवैधानिक प्रमुख थी। अब वंशानुगत मैंने बोला कि संवैधानिक राजतंत्र जहां होता है वहां वंशानुगत कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और इनके पास भी कोई शक्ति नहीं होती। ठीक है, जो भी है निर्वाचित प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये काम करते हैं। उदाहरण जो है वो ब्रिटेन है, ये चीज समझ लीजिए। वंशानुगत कार्यपालिका मतलब ये इन्हीं के वंश से, अब कोई अगला जो प्रमुख आएगा वो इन्हीं के वंश से आएगा, ऐसी बात यहाँ पर बोल दी गई। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें निर्वाचित, तो निर्वाचित आप लोगों को पता है जैसे कि, हाँ, निर्वाचित आप लोगों को पता है जैसे कि भारत में जो व्यवस्था है कि अप्रत्यक्ष रूप से 5 सालों के लिए चुना जाता है। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है उसको अप्रत्यक्ष रूप से 5 सालों के लिए चुना जाता है। ये वंशानुगत नहीं होते, यह भी नाम मात्र के प्रधान होते हैं, मतलब इनके पास भी कोई शक्तियां नहीं होती है, बस संवैधानिक प्रधान होते हैं, और वास्तविक जो शक्तियां होती है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। ये चीज मैंने आप लोगों को बता चुका हूं। इसका उदाहरण अगर आप लोगों को देखना है तो इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य। ये चीज समझ आई। इसे राजनीतिक कार्यपालिका, ये सारी चीजें तो छोड़ो, बता चुका हूं ऑलरेडी। स्थाई अस्थाई मैं आप लोगों को बता चुका हूं। स्थाई अस्थाई सारी चीजें ये आप सिविल सेवक जब बन जाओगे तो ऐसे आप लोगों को फोटो खिंचवाना होगा जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे, और ऐसे आप लोगों का काम भी क्या होगा, आप लोगों का काम भी वही होगा। क्या काम होगा, इस देश में कानून को लागू करना। तो आप स्थायी कार्यपालिका के क्या होंगे, स्थायी कार्यपालिका के सदस्य होंगे। यहां पर वही चीज बोली गई कि जो स्थायी कार्यपालिका होती है वो उच्च पदाधिकारी मतलब उच्च सिविल सेवकों की को शामिल किया जाता है, जो नौकरशाह के अंग होते हैं। नौकरशाही मतलब वही जो सिविल सर्वेंट आप बनने वाले हो वही। ठीक है, इनका कार्यकाल निर्वाचन पर निर्भर नहीं होता, मतलब आप समझ रहे हैं, आप निर्वाचित नहीं होते 5 साल के लिए, आप एग्जाम पास करके जाते हो। इसके बाद अगर हम लोग बोलें, ये जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, और प्रशिक्षित अधिकारियों का एक समूह होता है, प्रशिक्षित अधिकारियों का समूह होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बता चुका हूं। इन चीजों में कोई आप लोगों को डाउट तो नहीं है, ये चीजें वही है। स्लाइड में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे बताना होगा कि क्या आप लोगों को कोई ग्रुप बना हुआ है। अगर ग्रुप बना हुआ है तो उसमें आप यस करिए, अगर ग्रुप बना हुआ है तो मुझे ऐड करने का कष्ट करें। ठीक है, ये सारी चीजें ये हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें वास्तविक कार्यपालिका भी मैंने बताई कि यहां पर नाम मात्र की शक्तियां नहीं होती। यहां पर कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति या राज्य का जो अध्यक्ष होता है उसके पास वास्तविक शक्तियां होती है। जो भी शक्तियां होती है वो उसी के पास होती है और वो उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करता है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया, एकवादी और बहुलवादी। ये चीज भी मैंने आप लोगों को बता दी। जैसे ये हो गए अमेरिका के प्रेसिडेंट, इनके पास सभी शक्तियां है। ठीक है, किसी मंत्रिपरिषद किसी उसके पास शक्तियां नहीं है, जितने भी निर्णय लेने की शक्तियां है वो इनके पास है। तो ये हो गए आपके जो बाइडन। ठीक है, ये हो गए आपके कौन, जो बाइडन। अगर एकलवादी हम लोग देखें, अगर एकलवादी कार्यपालिका अगर हम लोग देखें तो एकलवादी वास्तविक कार्यपालिका का जो स्वरूप है वो हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, वो हमको देखने को मिलता है अमेरिका में। और अमेरिका में अगर हम लोगों को देखने को मिलता है तो क्यों, एकलवादी का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को सभी शक्तियां, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को सभी शक्तियां जब दे दी जाती है कार्यपालिका की सभी शक्तियां अगर एक व्यक्ति को दे दी जाती है तो कहा जाता है एकलवादी कार्यपालिका। और राष्ट्रपति को समस्त अधिकार रखे हुए थे, मतलब ये वही चीजें हैं। आप लोगों को पता है अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो कितने पावरफुल है, ये सारी चीजें भी आप जानते हैं, सारी चीजें। और जो बहुलवादी मैंने आप लोगों को बताया कि किसी एक व्यक्ति को शक्ति न देकर एक मंत्रियों का समूह को दिया जाता है। और पूरे विश्व में एकमात्र उदाहरण है बहुलवादी कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका का, वो है स्विट्जरलैंड में ऐसे 7 मंत्रियों को, कितने मंत्रियों को, 7 मंत्रियों को शक्ति दी गई है कि देश में जितनी भी शक्तियां हैं निर्णय लेने की, वो सभी की सभी आप 7 लोगों में हो, आप 7 लोग मिलकर सभी की सभी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा जो स्वरूप होता है उसे वास्तविक कार्यपालिका का बहुलवादी स्वरूप कहा जाता है। क्या ये चीजें आप लोगों को क्लियर है? क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग न्यायपालिका देखेंगे। हाँ, ठीक है।
तो दो चीजें हो गई हम लोगों की। हम लोगों ने देखा कि जो चुनौतियां थी कि एक कानून बनाना और दूसरा कानूनों को लागू करना। तो कानून बनाने के लिए जो हम लोगों ने देखा कि वो विधायिका का हम लोगों ने गठन कर दिया, और साथ ही साथ हमने कानूनों को लागू करने के लिए हम लोगों ने बताया कि कार्यपालिका नाम का एक समूह होगा, कार्यपालिका होगी। अब वो जैसी भी कार्यपालिका होगी, कैसी, नाम मात्र की होगी या वास्तविक होगी। नाम मात्र में भी सर वंशानुगत होगी या निर्वाचित होगी, निर्वाचित में भी स्थायी होगी अस्थायी होगी। ये सारी चीजें जो भी कार्यपालिका होगी उसका काम जो होगा वो क्या होगा, कानूनों को लागू करने का काम होगा। ये दो काम हो गए। आखिरी जो काम हम लोगों को बचा सर, कि अगर कोई इन कानूनों का उल्लंघन करता है, जो कानून विधायिका के द्वारा बनाए गए हैं उन कानूनों का अगर कोई उल्लंघन करता है, या आपस में कोई व्यक्ति विवाद करता है, या राज्य और राज्य के बीच अगर कुछ विवाद होता है, तो इनके निपटारे के लिए क्या, तो इनके निपटारे के लिए न्यायपालिका, मतलब एक न्यायपालिका का गठन किया गया। और भारत में आप भी जानते हैं न्यायपालिका कौन कौन सी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है न्यायपालिका। हाई कोर्ट, आपके जिले में होगी जिला न्यायालय। आप समझ रहे हैं, ऐसे इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है न्याय करना। अगर दो लोगों के बीच विवाद है तो उन विवादों को निपटाना। अगर अगर कोई कानून के अनुरूप काम नहीं कर रहा होता है, कोई अगर कानून का उल्लंघन करता है, तो उसको दंड देने का काम करता है ये न्यायपालिका। ये चीजें तो आप लोगों को पता है ऑलरेडी इस चीज में। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। न्यायपालिका देख लो, तो न्यायपालिका क्या है सर, न्यायपालिका वही है कि तीसरा अंग है। किसका तीसरा अंग है, शासन का तीसरा अंग है। शासन का तीसरा अंग है न्यायपालिका, या ठीक है। इसका काम क्या है, न्याय करना ही है। क्या करता है, कानूनों की व्याख्या करता है। जब भी विवाद होता है तो ये कानूनों की व्याख्या करता है, मतलब कानूनों का अर्थ बताता है कि कानून में आपने अगर ये दंड किया है तो उसके लिए कानून में ये आप लोग, मतलब ये अगर आपने ये अपराध किया है तो उसके लिए कानून में ये दंड है। मतलब एक तरीके की व्याख्या ही करना है। जैसे मैं आपको संविधान के बारे में बता रहा हूँ, एक सब्जेक्ट की व्याख्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है, तो वो ऐसे बताता है। उसके बाद उल्लंघन करने पर दंड देने का काम करता है, ये चीज भी मैंने आप लोगों को बता दी। इसके अलावा न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करता है। संविधान की व्याख्या करता है मतलब जब भी संविधान के किसी भी शब्द को लेकर कभी भी विवाद होगा, अगर उसका कुछ गलत मतलब निकाला जाएगा तो आप न्यायपालिका जा पाओगे और न्यायपालिका उसका सही मतलब आपको बताएगा। जैसे मैंने बोला, मैंने क्या बोला, मैंने बोला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मैंने बोला कि मेरे पास बोलने की स्वतंत्रता है, तो आप कुछ भी बोल दोगे क्या, नहीं। आप बोलोगे तो वो बताएगा कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आप क्या क्या चीजें बोल सकते हो, कुछ ऐसी चीजें नहीं बोल सकते जिससे कि देश की अखंडता, ठीक है, और संप्रभुता को चोट पहुंचे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सब चीजें व्याख्या कौन करेगा, ये सारी व्याख्याएं कौन करेगा, ये सारी की सारी व्याख्याएं करेगा कौन, आपका न्यायालय। फिर संवैधानिकता की जांच करेगा। कोई भी कानून, विधायिका, विधायिका का काम क्या है, विधायिका का काम है कानून बनाना। और जब विधायिका कानून बनाता है तो न्यायपालिका, अगर आपको लगता है कि ये जो कानून है वो संविधान के खिलाफ है, संविधान में ऐसे कानून बनाने के लिए मना किया हुआ है या संविधान का उल्लंघन करता है, जैसे मान के चलिए कि कुछ भी कानून ऐसा हो जो संविधान ने हम लोगों को कल कल मान के चलिए कि केंद्र सरकार जो है वो ऐसा एक बिल लेकर आए संसद में कि लोगों को कभी भी, मतलब बोलने का, हम लोगों का ये मान के चलिए कि वाक एवं अभिव्यक्ति, हमें अपनी स्पीच, हमें अभिव्यक्ति, जो बात करने की जो स्वतंत्रता है यही हमसे छीन ली जाए। आपसे बोल दिया जाए कि आप 8-10 लोग एक साथ खड़े होकर कभी बात ही नहीं कर सकते, आप लोगों को कभी इकट्ठा ही नहीं होना, ऐसा कुछ बिल आ जाए तब। और ऐसा बिल मतलब आएगा, मान के चलो ऐसा आ गया, तो क्या होगा, फिर लोग जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि यार हमारे अधिकार कैसे छीन सकते हैं आप। तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चेक करेगा क्या उस कानून में कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं है। अगर संविधान का उल्लंघन होगा तो जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है उसको शून्य घोषित कर देगा। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको बोलेगा कि आप इस कानून को वापस लीजिए क्योंकि ये संविधान का उल्लंघन करता है। मतलब संवैधानिकता की जांच करता है, मतलब जो भी कानून और नियम बने वो कभी भी संविधान का उल्लंघन न करे, ऐसी बात कहता है कि अगर संविधान का आप उल्लंघन करोगे तो जांच करने के लिए मैं बैठा हूं, मैं जांच करूंगा संवैधानिकता की। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, छोटे छोटे शब्द है, हाँ सारी चीजें हो गई।
ये हो गई। बाकी सारी चीजें जैसे भारत में भी एक वही मैंने बता दिया, न्यायपालिका का गठन की बात करी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारी चीजें बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, दो चार चीजें और बची हुई है, उसके बाद हम लोग जो है ना इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर है? ठीक है। अब देखो, सारी चीजें हम लोगों ने देख ली, कानून बनाना देख लिया कि कानून कौन बना रहा है, कानूनों को लागू कौन कर रहा है ये भी देख लिया, और विवाद होने पे जो निपटारा है कौन कर रहा है वो भी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब देखो, मैं अगर बात करूं कि शासन की प्रणाली, जो शासन करने का जो तरीका है, शासन करने का जो तरीका है, उसके वो कहीं न कहीं भारत के इतिहास में हमेशा से विद्यमान था, या विश्व में हर जगह पर विद्यमान था। मैंने पहले भी ये चीजें बताई, लेकिन उसके स्वरूप हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। कहीं पर राजतंत्र दिखाई देता है, कहीं पर धर्मतंत्र दिखाई देता है, और वर्तमान में मैक्सिमम कंट्री में अगर हम लोग देखें तो वहां हम लोगों को लोकतंत्र दिखाई देता है। तो क्या होता है लोकतंत्र, क्या होता है धर्मतंत्र, क्या होता है राजतंत्र, बस ये टॉपिक हम लोगों को समझना है। इसके बाद आज की हम लोगों की क्लास कंप्लीट हो जाएगी, और कल से जो है हम लोगों का प्रॉपर लेक्चर जो है वो स्टार्ट होगा, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, और उस प्रॉपर लेक्चर में यही सब वर्ड्स बार बार आने हैं। तो मैं बस यही चाहता था कि आप लोगों को इस वर्ड्स का मतलब समझ आए, इसलिए ये लेक्चर है आप लोगों के लिए। ठीक है। तो क्या है राजतंत्र, क्या है धर्मतंत्र, क्या है राजतंत्र, और क्या है लोकतंत्र, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शासन के जो प्रकार है, शासन प्रणालियों के जो प्रकार वर्तमान में या भविष्य में हम लोगों ने जितने भी देखे, अगर वर्तमान में हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो कुछ देशों में हम लोगों को आज भी धर्मतंत्र मिलता है, कुछ देशों में राजतंत्र आज भी मिलता है, और जो मैक्सिमम देशों में, अगर हम लोग 90% भी बोल दें ना, इनको 90% भी बोल दें तो ठीक है, 90% देशों में लगभग सभी 90% देशों में क्या मिलता है, सभी 90% देशों में मिलता है लोकतंत्र। ठीक है। तो क्या होता है धर्मतंत्र, क्या होता है लोकतंत्र, और क्या होता है राजतंत्र, इसी के ऊपर हम लोग देखने वाले हैं सारी चीजें। तो धर्मतंत्र क्या होता है? धर्मतंत्र का मतलब ये होता है कि देखो, हमारा देश लोकतंत्र है, और हमारा देश कैसे चलता है, हमारा देश किसके अनुसार चलता है? तो हमारा देश चलता है संविधान के अनुसार। ठीक है, हमारा देश कैसे चलता है? संविधान के अनुसार। संविधान में जो चीज लिखी होगी, संविधान में जो अधिकार इस देश के नागरिकों को दिए होंगे, वो अधिकार इस देश के नागरिकों को दिए जाएंगे। संविधान में अगर किसी चीज को दंडनीय बताया है तो वो चीज दंडनीय होगी, मतलब उसके लिए दंड मिलेगा। संविधान में अगर राज्यों के लिए कुछ कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, अगर राज्यों को बोला है कि आपको भविष्य में ये सारे काम करने हैं, तो राज्य को भविष्य में ये सारे काम करने हैं। ठीक है। अगर व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य बोले हैं, संविधान ने बोला है कि ये जो भी इस देश के नागरिक है, जो भी इस देश के व्यक्ति है, उनके लिए कुछ कर्तव्य है, तो उन कर्तव्यों को पालन करना अनिवार्य है। जैसे कि क्या, राष्ट्रीय ध्वज का कभी भी अपमान नहीं करना, या उसका सम्मान करना है। अगर आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करोगे तो उसके लिए आपके पास दंड है, आपके खिलाफ हो सकता है FIR हो जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये सारी चीजें, हमारा जो देश है वो कैसे चलता है, हमारा जो देश है वो संविधान के अनुसार चलता है। ये चीजें छोड़ो, उसी प्रकार से कुछ देश ऐसे हैं जहां पर, ऐसे सभी देश जहां पर वहां का की जो शासन व्यवस्था है, वहां पर शासन करने के जो नियम कानून है वो किसी एक धर्म से प्रभावित होते हैं, एक धर्म ग्रंथ से प्रभावित होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि आज से भारत का जो शासन है वो भगवत गीता के अनुसार चलने लगे, ठीक है, या किसी धार्मिक हिंदू ग्रंथ के अनुसार चलने लगे, या किसी भारतीय ग्रंथ के अनुसार चलने लगे, संविधान विधान मतलब ऐसा कि संविधान को साइड में रखो और आज से भगवत गीता के अनुसार, या भगवत गीता में जो भी चीजें बोली गई है, ये जो भी सारी चीजें, या किसी धार्मिक ग्रंथ के अनुसार अगर हमारा देश चलने लगे, तब मैं बोल दूंगा कि भारत में क्या है, धर्मतंत्र है। मतलब ऐसे सभी देश जहां पर जो शासन व्यवस्था है वो किसी धर्म ग्रंथ, उनके वहां पर के जो धर्म ग्रंथ है, उन धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर वहां का शासन चलता है, वहां पर दंड का प्रावधान उन धर्म ग्रंथों के अनुसार है, वहां पर जितने भी अधिकार है उन धर्म ग्रंथों के अनुसार दिए गए हैं, तब मैं वहां पर बोलूंगा कि उन सभी देशों में धर्मतंत्र लागू है। ठीक है, उन सभी देशों में क्या है, धर्मतंत्र है। तो ये चीज वही है। धर्मतंत्र क्या है? धर्मतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर विधायी मतलब कानून बनाने का कार्य, कार्यकारी मतलब कानून को लागू करने का काम, और न्यायिक शक्तियां, न्यायिक मतलब न्याय करने का जो काम है, वो एक धर्म ग्रंथ के जिसका आधार जो होता है वो धर्म ग्रंथ, मतलब
कौन से कानून बनने चाहिए, उसका आधार भी क्या है, एक धर्म ग्रंथ है। उस धर्म ग्रंथ में जो लिखा होगा उसके हिसाब से कानून बनेंगे। कैसे उसको लागू करना है वो चीज भी उस धर्म ग्रंथ में लिखा होगा, और किस प्रकार से न्याय करना है, ठीक है, न्यायिक जो शक्तियां है वो भी उस धर्म ग्रंथ के अनुसार ही चलेगी। तब कहा जाता है कि ऐसे जगह पर क्या होता है, ऐसे धर्मतंत्र जो ये जो चीजें हैं ये धर्म ऐसे सभी देशों में हम बोल सकते हैं कि वहां पर क्या है, धर्मतंत्र लागू है। ठीक है, वहां पर जितने भी उनका जो राजकीय धर्म होता है, ठीक है, वहां पर जो भी चीजें हैं वो धर्म के रीति रिवाज के अनुसार चलेगी, परंपराओं और नियमों के अनुरूप शासन चलता है। जो भी उस धर्म के रीति रिवाज है उसके हिसाब से शासन चलेगा और उनकी परंपराओं के हिसाब से शासन चलेगा। वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में कहाँ आपको धर्मतंत्र देखने को मिलता है, तो पहला तो तिब्बत, तिब्बत में आपको धर्मतंत्र देखने को मिलेगा, और दूसरा जो है वो वेटिकन सिटी, ठीक है, वेटिकन सिटी आपको धर्मतंत्र देखने को मिलेगा। जैसे ये है पॉप फ्रांसिस, ठीक है, पॉप फ्रांसिस है, ये मान के चलिए कि वेटिकन सिटी में जो भी चर्च है तो वहां के पोप है, और इनका जो धर्म ग्रंथ है इनके हिसाब से जो है वो चलता है वेटिकन सिटी में धर्मतंत्र। तिब्बत की बात करें तो आप जानते ही दलाई लामा, दलाई लामा जो वर्तमान में भारत में ही रह रहे हैं, तो ठीक है, तो तिब्बत में जो भी शासन चलता है वो धर्म के अनुसार, कौन से धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार चलता है, मतलब धर्मतंत्र है वहां। बौद्ध धर्म में जो भी चीजें लिखी हुई है वो तिब्बत में लागू होगी, उसके हिसाब से कानून बनेंगे, उसके हिसाब से न्यायपालिका न्याय होगा, उसके हिसाब से क्या होगा। अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर तिब्बत तो चाइना के अधिकार में आ गया है, वहां तो चाइना का शासन, ये सारी चीजें बात की बात है। तिब्बत कभी भी अपने आप को चाइना का गुलाम नहीं मानता, तिब्बत आज भी मानता है कि वो स्वतंत्र है, और वो लगातार प्रयास कर रहा है कि वो स्वतंत्र हो जाए, पूर्णतः स्वतंत्र हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो वेटिकन सिटी और आपको क्या बोला मैंने, तिब्बत, वेटिकन सिटी और तिब्बत जो है वो क्या है, धर्मतंत्र का उदाहरण है। साथ ही साथ राजतंत्र की अगर हम लोग बात करें तो राजतंत्र, राजतंत्र का मतलब होता है, देखो राजतंत्र का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक परिवार का व्यक्ति, ठीक है, जो मतलब मान के चलो कि आज मैं राजा हूं, तो ठीक है, और मेरा जो राज है वो इस भोपाल में है, पूरे पूरे भोपाल में अगर मेरा राज है, ये भोपाल जो है वो मेरा राज्य है, भोपाल की जो सीमाएं हैं मेरे राज्य की सीमाएं हैं, और मेरे देश की सीमाएं हैं, मान के चलो ऐसा, और मैं इस जो भोपाल राज्य है इसका मैं राजा हूं, ठीक है, अगर मैं भोपाल राज्य का राजा हूं और मैं अपने अनुसार यहाँ पर शासन करता हूं, मैं किसी की नहीं सुनता, आने वाले जो भी अगर मेरे जाने के बाद भी जो इस भोपाल राज्य का जो राजा बनेगा वो मेरा बच्चा बनेगा या मेरे बच्चे के बच्चे बनेंगे, जो भी है, मतलब मेरे ही परिवार का कोई ना कोई बनता जाएगा, और वही शक्तियों का वहन करते जाएंगे, वही सारे विधायी शक्तियां अपने पास रखेंगे, न्याय करने की शक्तियां अपने पास रखेंगे, और साथ ही साथ क्या, कार्यपालिका जो कार्य करने की जो शक्तियां है वो भी वो अपने पास ही रखेंगे। अगर ऐसा होगा तो ऐसा माना जाता है कि वहां पर क्या है, वहां पर राजतंत्र है, मतलब राजाओं का शासन है, वहां पर हमेशा एक ही परिवार का व्यक्ति जो है वो राजा बनता जाता है। तो यही सारी चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है कि वंशानुगत होता है, वो सभी शक्तियों का स्रोत वही एक व्यक्ति होता है, सभी शक्तियां उसी के पास होती है, और कई सुधारों के बाद अभी भी कई देशों में लागू है। और कैसे लागू है, तो कैसे लागू है, मतलब इसके दो रूप देखने को मिलते हैं, एक तो वंशानुगत राजतंत्र और एक है संसदीय राजतंत्र। वंशानुगत राजतंत्र में ये होता है कि सभी के सभी, अभी देखो संसदीय राजतंत्र अगर आप लोग देखोगे, तो ब्रिटेन का जो राजतंत्र है वो संसदीय राजतंत्र है। क्यों? क्योंकि वहां की महारानी जो है, है ना, वो वंशानुगत है, लेकिन वहां संसद भी है, वहां पर प्रधानमंत्री भी चुना जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री, वहां पर जो मंत्री परिषद है वो सब चुने जाते हैं, वो वोटिंग के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन वंशानुगत राजतंत्र का मतलब होता है कि राजा तो वंशानुगत है ही है, उसके बाद वहां के जितने भी मंत्री है वो भी वंशानुगत, अपने ही परिवार के व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाता है, सब कुछ एक परिवार के द्वारा वो हो जाता है, जितना भी शासन है वो एक परिवार के द्वारा चलाया जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है वंशानुगत राजतंत्र। ठीक है, तो राजतंत्र आप समझ गए, धर्मतंत्र आप समझ गए। जैसे ये है वंशानुगत राजतंत्र का अगर आप लोग उदाहरण देखोगे तो वर्तमान में सऊदी अरेबिया में, ठीक है, अभी नए ये प्रधानमंत्री बने हैं सऊदी अरेबिया के अपने पिताजी के बाद, मोहम्मद बिन सलमान नाम है इनका, मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है, सलमान भाई नहीं मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री अभी बने हैं। और ब्रुनई में भी ऐसी ही व्यवस्था लागू है, इसको तानाशाह भी आप बोल सकते हो कि एक ही राजा बन रहा है, सारी चीजें। इस चीज में किसी को कोई डाउट है क्या
क्या इस चीज में किसी को कोई डाउट है? और संसदीय राजतंत्र के अगर आप उदाहरण देखोगे तो आपको ब्रिटेन मिल जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन में जो देखो मैंने बोला ना कि राज्याध्यक्ष जो है वो वंशानुगत है, नाम मात्र का है, वंशानुगत है, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोगों के द्वारा चुना जा रहा है। यहां पर वो वंशानुगत नहीं है, जो चुनाव जीत कर आएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, जो चुनाव जीत कर आएगा वो मंत्रिपरिषद का सदस्य बनेंगे, अन्यथा वो नहीं बनेंगे। क्या ये चीजें आप लोगों को क्लियर है? ठीक है। हाँ, यहां तक कोई डाउट हो गया? इसके बाद सिर्फ हमारा 10 मिनट का क्वेश्चन वो बचता है, और वो बचेगा हम लोगों का लोकतंत्र, और लोकतंत्र को निपटाने के बाद आज की हम लोगों की क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है? भूमिका, मोनिका, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, मैं पानी पी लेता हूं, फिर 10 मिनट की क्लास में हम लोग ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। देखो, अब बचा हम लोगों का जो है ना, हाँ सब क्लियर है? ओके, मोनिका, भूमिका, यस हो गया। ठीक है, डन। ठीक है, तो लोकतंत्र अगर हम लोग लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र की एक सिंपल सी परिभाषा आप लोग याद रख लीजिए। सिंपल सी परिभाषा का मतलब यह है, लोकतंत्र का मतलब, लोक का मतलब तो आप समझते हैं कि लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा। तो लोकतंत्र की परिभाषा आप याद रख लीजिए कि लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन। क्या बोल रहा हूं मैं? एक दो बार आप लोग दोहरा लीजिए। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन। मतलब इस देश के लोगों का ही शासन है। किसके लिए है? किसके द्वारा है? लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है शासन। और किसके लिए किया जा रहा है? तो उन्हीं लोगों के लिए किया जा रहा है। मतलब सर समझ में नहीं आई कुछ बात। मतलब मैं बोलूं कि अगर इस देश का प्रधानमंत्री चुनकर भेज रहा है तो वो कौन भेज रहा है? इस देश के लोग। फिर वो प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? कार्यपालिका के कुछ सदस्यों को चुन रहा है। कार्यपालिका के सदस्य कौन है? वही लोग हैं जो नीचे से उठकर आए हैं। आपने जिन लोगों को चुनकर भेजा है वही लोग हैं। अब वही लोग शासन कर रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं कि बेटी बचाओ योजना, या आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ कॉरिडोर बना रहे हैं, या आप लोगों के लिए ट्रेन चला रहे हैं। तो वो किसके लिए चला रहे हैं? वो आप लोगों के लिए चला रहे हैं कि आप लोगों को सुविधा हो। अगर कोई अच्छी शिक्षा नीति आती है तो वो आप लोगों के लिए है। मतलब ये समझिए कि लोकतंत्र का मतलब यही है कि लोगों का शासन। मतलब अगर इस देश का प्रधानमंत्री यहाँ पर शासन कर रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि आपका शासन है। क्यों आपका शासन है? क्योंकि आपने उनको चुनकर भेजा है। अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप अगली बार उनको हटा दीजिएगा, किसी और व्यक्ति को चुनकर वहां भेजिए, वो आप लोगों के लिए शासन करेगा। आप लोगों के पास इतनी स्वतंत्रता है। इसका मतलब यही है कि लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब यह है कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन, या लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन। ठीक है, मतलब सब कुछ लोग, मतलब जो भी चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। आप में इतनी शक्तियां दे दी गई कि आप कभी भी किसी को हरा सकते हो। अगर जनता इकट्ठी हो जाए तो कल नरेंद्र मोदी जी को हरा सकती है, किसी को भी हटा सकती है। ये सारी चीजें, सारी शक्तियां आप लोगों में निहित है। तो लोकतंत्र का मतलब यही है कि कोई वंशानुगत नहीं होगा, किसी एक राजशाही परिवार का ऐसा नहीं होगा कि वो राजा का बेटा राजा बनता ही जाएगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री ही बनेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको इसके लिए चुनाव जीतना होगा, इससे आपको जनता के लिए भले काम करने होंगे। तो जब भी आप किसी को चुनकर भेजते हैं वो, अब देखो आप बोलोगे सर राष्ट्रपति का क्या है? राष्ट्रपति जी को जो चुनाव देते हैं वो आपके द्वारा चुने हुए मेंबर ही देते हैं। आप जिनको संसद में भेजते हैं और जिनको आप विधानसभा में भेजते हैं, ये सभी के सभी मेंबर मिलकर राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करते हैं और इनके द्वारा चुने जाते हैं राष्ट्रपति भी। तो मतलब राष्ट्रपति भी अप्रत्यक्ष रूप से आपके द्वारा ही चुनेंगे, क्योंकि आपने विधायक को वोट दिया, उस विधायक ने राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दिया, मतलब आपका वोट गया। समझ रहे? तो सब कुछ चुना हुआ, चुना हुआ मतलब लोकतंत्र की सिंपल सी परिभाषा कि लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन। ठीक है, ये हो गई आपकी लोकतंत्र की परिभाषा। लेकिन इस लोकतंत्र को भी अलग अलग आधारों पे बहुत सारे भागों में बांटा गया है, और वही चीज हम लोगों को समझना है। देखो 3-3 नंबर में आपसे सब कुछ पूछ सकता है, आपसे पूछ लिया जाएगा लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है, तो अभी आप अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि क्या है अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्या मैं समझ पा रही हूँ कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन, ये लोकतंत्र है। ठीक है, तो इसको अलग अलग भागों में, अब देखो जनता की भागीदारी, जनता की भागीदारी के आधार पर लोकतंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। जनता की भागीदारी का मतलब कि इस लोकतंत्र में लोगों की कितनी भागीदारी है, लोग कितना अपना सहयोग दे रहे हैं, इस आधार पर 2 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन सा? एक तो प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। दूसरा प्रत्यक्ष और एक हो गया
प्रत्यक्ष मतलब सीधे सीधे लोगों की भागीदारी। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि सीधे सीधे, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कोई विशेष मुद्दा हुआ, ठीक है, अगर मतलब कुछ ऐसे देश है जहां पर जनसंख्या कम है, वहां पर क्या होता है, वहां पर यह होता है कि कुछ विशेष मुद्दों पर अगर डिस्कशन करना होता है तो जितने भी वयस्क नागरिक होते हैं उनकी एक बैठक होती है, वो लोग बहुमत से वोट लेते हैं कि हाँ हम इस पे सहमत है और हम इस पे सहमत नहीं है। और ऐसा होता है, मतलब लोग सीधे सीधे जो है वो वोट कर पा रहे हैं, लोग सीधे सीधे अपने निर्णय ले पा रहे हैं, तो कहा जाता है उसको प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जनता, जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या होती है और जनता एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकती, वहां पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जैसे हमारे यहाँ होता है, ठीक है, विधानसभा में कोई बिल बनता है, विधानसभा में कोई कानून बनता है, तो ऐसा माना जाता है कि इस पूरे मध्य प्रदेश की जनसंख्या ने उसको वोट दिया है। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा चुने हुए विधायक वहां पर वोटिंग करते हैं, सब लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, तो इस पूरे जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बदले 230 विधायक जो है विधानसभा में बैठते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, वो लोग वहां बैठे, वहां पर उन लोगों ने वोटिंग कर दी, इसका मतलब ये है कि आप सब ने वोटिंग कर दी। समझ रहे हैं आप? तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ये चीजें अभी हम लोग और समझेंगे। विचारधारा के आधार पर, विचारधारा के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। विचारधारा के आधार में एक है उदारवादी, दूसरा है समाजवादी और तीसरा है साम्यवादी। इन तीनों को भी अभी हम लोग समझेंगे कि ये चीजें क्या होती है। विधायिका और कार्यपालिका के संबंध, विधायिका का काम क्या है, विधायिका का, देखो मैं बोल रहा हूं ना, बार बार सामने आएगा, बोल रहा हूं, देखो यह आया। विधायिका का काम क्या है, क्लिक करिए, विधायिका का काम है कानून बनाना। कार्यपालिका का मतलब है कानून को लागू करना। ठीक है, तो विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर 2 प्रकार का लोकतंत्र होगा, एक संसदीय लोकतंत्र होगा और दूसरा होगा अध्यक्षीय लोकतंत्र। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा अध्यक्षीय लोकतंत्र। फिर केंद्र और राज्य के संबंध, राज्य जो है, जो भी स्टेट है और जो भी केंद्र है, इसके संबंध के आधार पर 2 प्रकार का होगा, संघात्मक और एकात्मक। कल की क्लास में भी संघात्मक और एकात्मक में समझा चुका हूं। ठीक है, राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर, कि देश में जितने भी राजनीतिक दल है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके आधार पर क्या होगा, उनके आधार पर होगी एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। ऐसे 3 प्रकार के उनको बांटा गया। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब इनको समझेंगे धीरे धीरे क्या क्या चीजें हैं। लोकतंत्र, सबसे पहले आप समझ लो कि सभी की सभी जो शक्तियां होती है ना, वो किसके हाथ में होती है? वो जनता के हाथों में होती है। जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई कि जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है, जनता चाहे तो कल नरेंद्र मोदी जी को हरा दे, तो ये चीजें हैं। ठीक है, अगले चुनाव में, मतलब अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगले चुनाव में जरूर हरा दोगे। ठीक है, तो ये हो गई, जनता के हाथों में सभी शक्तियां केंद्रित हो गई। फिर ठीक है, तो जनता प्रत्यक्ष या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से यहाँ शासन करती है। मतलब आपका प्रतिनिधि, मतलब नरेंद्र मोदी जी कौन है? नरेंद्र मोदी जी आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है, बनारस की जनता ने उन्हें चुना है और नरेंद्र मोदी जी वहां पर बैठकर शासन कर रहे हैं। इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जनता शासन कर रही है। ठीक है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता शासन कर रही है, मतलब इस देश की जनता शासन कर रही है, यही बात बोली गई। समकालीन में, ठीक है, जितने भी देश है वहां पर राज व्यवस्था में लोकतंत्र ही मिलता है मैक्सिमम। मैंने आप लोगों को बताया, अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग भागों में इनको बांटा गया है, ये चीज भी मैंने आप लोगों को बता दी। जनता की भागीदारी के आधार पर देख लो, जनता की भागीदारी के आधार पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मैंने आप लोगों को बताया कि किसी विशेष मुद्दे पर, महत्वपूर्ण मुद्दे पर सब लोग एक साथ, जितने भी स्वतंत्र नागरिक है या वयस्क नागरिक अगर मैं बोलूं, तो ये सभी वयस्क नागरिक क्या करेंगे? एक बैठक करेंगे, वहां पर सर्वसम्मति से, बहुमत से सबकी राय पूछी जाएगी और एक निर्णय लिया जाएगा। जैसे वर्तमान में अगर स्विट्जरलैंड की बात करें, तो स्विट्जरलैंड में इस तरीके से देखो, ऐसे सब लोग बैठते हैं, अगर कोई विशेष मुद्दा होता है जहां पर जनसंख्या कम होती है, तो ऐसे सब लोग बैठते हैं और ये लोग निर्णय लेते हैं कि हाँ ऑल गुड, सब कुछ ठीक है, ये सारी चीज सब अच्छी है, तो ठीक है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष। क्योंकि प्रत्यक्ष का मतलब होता है लोगों की सीधे भागीदारी। यहां पर निर्णय लेने में ये आम नागरिक जो बैठे हुए, सांसद विधायक नहीं है, ये आम नागरिक है, इन लोगों की सीधे भागीदारी है निर्णय लेने में, इसलिए कहा जाता है कि ये क्या है? ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा चुने हुए, जहां पर जनसंख्या के दृष्टिकोण से जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, संपूर्ण बहुत बड़ा भूभाग होता है, जैसे कि भारत उदाहरण ले लो आप, और इस प्रकार जनता के द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधि, जनता के द्वारा जितने भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ये प्रतिनिधि जाकर यहाँ पर शासन, अब देखो ये बैठे हुए सांसद, ठीक है, ये सब सांसद बैठे हुए,
ठीक है, तो ये कौन है? ये लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, ये लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और ये लोग बैठकर यहाँ पर निर्णय लेने में अपनी भागीदारी देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि पूरे देश की जनसंख्या तो यहाँ नहीं बैठी, लेकिन उस देश की जनसंख्या के द्वारा जितने भी लोगों को चुना गया है वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसी बात बोली जाती है। तो वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके बाद विचारधारा के आधार पर अगर हम लोग बात करें, विचारधारा के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो एक होता है उदारवादी लोकतंत्र। उदारवादी लोकतंत्र के तहत लोग ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक नागरिक, जो भी एक वयस्क नागरिक होता है या स्वतंत्र नागरिक, जो भी स्वतंत्र नागरिक होता है, वह विवेक होता है, मतलब विवेकशील होता है, मतलब वो अपने बारे में अच्छा बुरा सोच सकता है। ऐसा उदारवादी विचारधारा जो है, उदारवादी लोकतंत्र की जो विचारधारा है, वो लोग मानते हैं कि एक वयस्क जो व्यक्ति है वो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, इसलिए उसे शासन करने का अधिकार मिलना चाहिए, शासन करने का अधिकार मिलना चाहिए। और उसको कौन कौन से अधिकार मिलना चाहिए, ये सारी चीजें भी बोला गया। कौन कौन से अधिकार? यहां पर वही बोला गया क्या कि 17वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ था। ये सारी चीजें छोड़ देना, मतलब ठीक है यहाँ पर डेटा डल चुका है, लेकिन आप मत याद करना कुछ। जो चीजें मैं बता रहा हूं आप सिर्फ और सिर्फ इतना समझने की कोशिश करो कि उदारवादी लोकतंत्र क्या होता है, बाकी कुछ याद करने की कोशिश मत करो, ठीक है? जो याद करने की जो चीजें होगी ना, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से होगी, वो चीजें मैं आप लोगों को गोला लगाकर, स्टार लगाकर बताऊंगा कि ये तो याद करना ही है भाई साहब, आप इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है? तो अभी यहाँ कुछ याद करने वाली चीजें नहीं, बस यहाँ पर यह समझना है कि उदारवादी लोकतंत्र ये मानता है, उदारवादी लोकतंत्र क्या मानता है? उदारवादी लोकतंत्र ये मानता है कि प्रत्येक जो व्यक्ति होता है वो एक विवेकशील व्यक्ति होता है, वो अपने बारे में अच्छा बुरा निर्णय सब कुछ ले सकता है, तो उसे शासन में भागीदारी मिलनी चाहिए, उसे शासन करने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा माना जाता है उदारवादी लोकतंत्र की विचारधारा में। तो यही सारी चीजें कि वो अपने बारे में स्वयं निर्णय ले सकता है और शासन कर सकता है। कौन कौन से इसकी विशेषताएं जो है, मतदान करने का अधिकार देता है, चुनाव करवाने का अधिकार देता है, संपत्ति का अधिकार देता है, ये सारी चीजें, मतलब याद मत करो, बस समझो, ठीक है? समझने की बात है। साम्यवादी लोकतंत्र की अगर हम लोग बात करें, साम्यवादी बिल्कुल उदारवादी से अपोजिट होता है। कैसे होता है? ठीक है, और इसी साम्यवादी लोकतंत्र को बोला जाता है मार्क्सवादी लोकतंत्र। क्या बोला जाता है? मार्क्सवादी लोकतंत्र। और इसमें जो मार्क्सवादी लोकतंत्र है, यह साम्यवादी लोकतंत्र है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के गठन की बात कही जाती है। यहां पर दूसरी पार्टी कोई बन ही नहीं सकती, मतलब वहां पर सिर्फ, जैसे अगर मैं बोलूं कि भारत में अगर साम्यवादी लोकतंत्र होता, भारत में अगर साम्यवादी लोकतंत्र होता तो यहां सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी होती, मान लो कांग्रेस ही होती, तो कांग्रेस किसी दूसरी पार्टी के गठन को मान्यता ही नहीं देता। कांग्रेस बोलता कि सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी होती और वो होती कांग्रेस, ठीक है? या भारतीय जनता पार्टी अगर होती तो भारतीय जनता पार्टी बोलती कि सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी होगी, वो भारतीय जनता पार्टी। और सर फिर चुनाव कैसे होंगे? फिर आप लोकतंत्र कैसे बोल रहे हो कि चुनाव ही नहीं होंगे? चुनाव होंगे। जैसे मैं अपने क्षेत्र से विधायक के लिए खड़ा हूं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से खड़ा हूं, तो दूसरा व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी से ही खड़ा होगा। तो यहां पर पार्टी की पॉपुलैरिटी मायने नहीं रखेगी, यहां पर जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है ना चुनाव में, उसकी पॉपुलैरिटी मायने रखती है कि अगर आप ज्यादा पॉपुलर है, आप ज्यादा अच्छे काम कर रहे हो, तो उसी पार्टी से आपको जीतना है। अगर दूसरा व्यक्ति कोई ज्यादा अच्छा काम कर रहा है तो उसी पार्टी से वो जीत जाएगा, मतलब जीत एक ही पार्टी की होगी। मतलब आप समझ रहे हो? मतलब कुछ भी चेंज हो जाए लेकिन प्रधानमंत्री वही बनेगा, मतलब आप समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें, तो साम्यवादी लोकतंत्र का मतलब यही है कि मार्क्स के दर्शन पर ये चलता है, मार्क्स के दर्शन पर मार्क्सवादी लोकतंत्र भी इसको कहते हैं। और अन्य दलों के गठन को प्रतिबंधित किया हुआ है, मतलब किसी अन्य दल के गठन, मतलब अन्य पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है, इनको नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर चुनाव का संबंध हार जीत से न होकर नेता की लोकप्रियता से है कि कौन नेता कितना ज्यादा लोकप्रिय है तो वो जीत जाएगा, और हार जीत का मतलब कुछ नहीं है। पहले सोवियत संघ, मतलब जो रशिया, जो पहले सोवियत संघ जो था ना, रशिया वाला क्षेत्र, वहां पर पहले ये लागू था, और वर्तमान में ये जो व्यवस्था है ये आप लोगों को चाइना में मिलेगी। चाइना में सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है, एक क्षेत्र में अगर चुनाव होता है वहां पर उसी पार्टी के दो लोग खड़े हो जाते हैं, जो भी ज्यादा पॉपुलर होता है वो जीत जाता है, दूसरा हार जाता है, ठीक है? तो ये चीज है, तो ये चीजें आप लोगों को समझ आई होगी। और समाजवादी का मतलब होता है, जैसे ये जो व्यवस्था है ना, ये भारत की व्यवस्था है, समाजवादी लोकतंत्र की व्याख्या करता है भारत। ये चीज हम लोगों को, जब हम लोग वो क्या पढ़ेंगे, हम लोग जब संविधान की प्रियम्बल, जो संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, वहां पर भी मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो उदारवाद और साम्यवाद, उदारवाद बोलता है कि व्यक्ति अपने लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, और साम्यवाद बोलता है कि नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी होगी और हम लोग जो है, हम ही लोग निर्णय लेंगे और कोई नहीं लेगा, एक ही पार्टी होगी वही निर्णय लेगा।
इन दोनों का जो मिक्स रूप है ना, इन दोनों का मिक्स रूप है वो कहलाता है समाजवाद लोकतंत्र। ठीक है, कुछ उदारवाद के जो गुण हैं वो ले लिए, कुछ साम्यवाद में जो अच्छाई थी वो हम लोगों ने ले लिए, और दोनों को मिलाकर बना दिया क्या, समाजवाद लोकतंत्र। और भारत में यही भारतीय शासन व्यवस्था समाजवाद लोकतंत्र की ही बात करता है। ये सारी चीजें हो गई। और ये क्या मतलब, अब देखो समाजवाद लोकतंत्र लोकतांत्रिक तरीके से जितने भी चीजें हैं वो प्रयास करने का काम करता है, दोनों का समन्वय है। उदारवाद और साम्यवाद का जो दोनों का समन्वय है वो है समाजवाद। ये चीजें मैं आप लोगों को बता दिया। क्या ये चीजें क्लियर है आप लोगों को? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। ठीक है, फिर मैंने बोला हाँ ये बताइए विधायिका क्या होती है। देखो फिर मैं बोल रहा हूँ ना, बार बार आएगा विधायिका कार्यपालिका। क्या होती है विधायिका? चलो बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग, विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है। मैं पढ़ लूंगा थोड़ी देर में, आप लोग ना कमेंट बॉक्स में लिखिए कि विधायिका क्या होती है और कार्यपालिका क्या होती है। तो ये हो गई विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो भी संबंध है, इसके हिसाब से दो प्रकार से बांटा जा सकता है लोकतंत्र को। ठीक है, एक कौन सा, एक हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली और दूसरी हो जाएगी अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ठीक है, संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जहां पर कार्यपालिका का मतलब क्या है, कार्यपालिका का देखो, विधायिका का मतलब है कानून बनाना और कार्यपालिका का मतलब है कानून को लागू करना। इन दोनों के संबंध के आधार पर लोकतंत्र को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग सर? पहला जो है वो है संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, और दूसरा जो है वो अध्यक्षीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र का मतलब ये है कि कार्यपालिका और विधायिका में बहुत घनिष्ठ संबंध है। कार्यपालिका और विधायिका में अगर बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध होता है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है क्या? उसे बोला जाता है संसदीय लोकतंत्र। और जहां पर कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंध नहीं होता है उसे बोला जाता है अध्यक्षीय लोकतंत्र। ये चीज ठीक है, यही चीज, बस ये संबंध के आधार पर दो चीजें हैं, कुछ नहीं। वही चीज मैंने आप लोगों को बताई कि घनिष्ठ संबंध, जहां पर घनिष्ठ संबंध पाया जाएगा, किसमें किसमें, विधायिका और कार्यपालिका में अगर घनिष्ठ संबंध पाया जाएगा तो ऐसी प्रणाली को बोला जाता है क्या? ऐसी प्रणाली को बोला जाता है संसदीय शासन। वही इसके विपरीत कार्यपालिका और विधायिका में परस्पर पृथक और स्वतंत्र, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो ऐसी जो व्यवस्था है उसको बोला जाता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। साथ ही ब्रिटेन में संसदीय शासन, जो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन उदाहरण है संसदीय शासन प्रणाली का, और साथ ही साथ अमेरिका जो उदाहरण है वो अध्यक्षीय शासन प्रणाली का बेहतरीन उदाहरण है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, हाँ ये सारी चीजें हो गई। हाँ, भारत के सामने भी क्या थी? भारत के सामने जब भारत देश आजाद हुआ था तो भारत के सामने ये चुनौती थी। भारत के सामने क्या चुनौती थी? भारत के सामने चुनौती थी कि हमें अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनाना है, अध्यक्षीय लोकतंत्र अपनाना है, या हमें संसदीय लोकतंत्र अपनाना है। तो हम लोगों ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। क्यों अपनाया? इसके दो कारण बताए जाते हैं कि हम लोगों को ना, हम लोग जो है वो ब्रिटेन के गुलाम थे और हम लोगों को उसकी आदत हो चुकी थी। मतलब हम लोग बहुत ज्यादा सहज थे संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को अपनाने में, कि हम लोगों को उसका बहुत ज्यादा अनुभव हो चुका था कि कैसे संसदीय लोकतंत्र प्रणाली चलती है, कैसे काम होता है, ये सारी चीजें हम लोगों को उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। अध्यक्षीय जो लोकतंत्र है, ठीक है, उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। इस वजह से हम लोगों ने, एक कारण तो ऐसा बताया जाता है कि इसलिए अपनाया जाता है कि क्योंकि हम लोगों को पर्याप्त अनुभव हो चुका था इस प्रणाली का। और दूसरी चीज ये है कि भारत इतने ज्यादा जो क्षेत्रीय असमानताएं है, सामाजिक असमानताएं है, धार्मिक जो असमानताएं है, इनको देखते हुए ज्यादा बेहतर लगा लोगों को कि हम लोगों को संसदीय जो लोकतंत्र है उसको अपनाना चाहिए, न कि अध्यक्षीय लोकतंत्र। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इसके बाद की अगर हम लोग बात करें, इसके बाद की बातें क्या है? तो एकात्मक शासन, केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर दो भागों में फिर बांटा गया। एक भाग कौन सा है? एक भाग है एकात्मक शासन और एक भाग है संघात्मक शासन। क्या बताया था मैंने कल आप लोगों को संघात्मक और एकात्मक में अंतर? कल की क्लास में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। बताइए थोड़ा, क्या बताया था मैंने? ठीक है, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि एकात्मक शासन क्या होता है, एकात्मक लोकतंत्र या एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एकात्मक शासन प्रणाली वह होती है जहां पर शासन करने की जितनी भी शक्तियां है,
भले ही वो विधायी शक्ति का मतलब कानून बनाने वाली शक्तियां, भले ही वो कार्यकारी मतलब कार्यपालिक शक्ति का मतलब कानून लागू करने की शक्तियां, या मैं कहूं कि न्यायिक शक्तियां, ये जितनी भी शक्तियां है, ये जितनी भी शासन करने की जो भी शक्तियां है, वो अगर सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ एकात्मक रूप से केंद्र के पास हो और किसी के पास वो शक्तियां ना हो, तब उस शासन प्रणाली को बोला जाता है क्या? एकात्मक शासन प्रणाली। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ये जो शक्तियां है, कौन सी शक्तियां? विधायी शक्तियां मतलब कानून बनाने की शक्तियां। कौन सी शक्तियां? कार्यकारी शक्ति मतलब कानून लागू करने की शक्तियां। और कौन सी शक्ति? न्यायिक शक्तियां मतलब न्याय करने की जो शक्तियां है, वो बराबर रूप में राज्यों को भी वितरित कर दी जाती है, राज्यों में भी वो शक्तियों को बांट दिया जाता है। तो ऐसी जो प्रणाली है, ऐसी शासन प्रणाली को बोला जाता है संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, और भारत में कैसी शासन प्रणाली है? तो भारत में ये सभी शक्तियां जो है वो राज्यों को भी है और केंद्र को भी है। तो हमारे यहाँ जो है वो क्या है? संघात्मक ढांचा है या संघात्मक जो कार्य प्रणाली है। यही चीज यहाँ पर समझाई गई है कि संपूर्ण शक्तियां अगर केंद्र में निहित है तो संपूर्ण शक्तियां अगर केंद्र में निहित है तो संपूर्ण शक्तियां अगर केंद्र में निहित है तो ऐसी शासन प्रणाली को बोला जाएगा एकात्मक शासन प्रणाली। और एकात्मक शासन प्रणाली कहां कहां वर्तमान में मिलेगी? आपको ब्रिटेन में मिलेगी, फ्रांस में मिलेगी, इटली में मिलेगी, बेल्जियम और जापान, यहां पर एकात्मक शासन प्रणाली है। वहीं उसके विपरीत अगर राज्य और केंद्र में दोनों में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है तो ऐसे को बोला जाता है संघीय सरकार या संघात्मक ढांचा। वर्तमान में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और भारत जैसे देशों में इस शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ये चीजें हैं, ठीक है। ये चीजें स्लाइडें में प्रोवाइड कर ही दूंगा, आप देख लीजिएगा। राजनीतिक दलों के आधार पर कि देश में कितने राजनीतिक दल होंगे उसके हिसाब से, जैसे देखो, तो इसके हिसाब से 3 भागों में बांट दिया गया। राजनीतिक दलों के आधार पर जो लोकतंत्र है उनको 3 भाग में बांट दिया गया। एक लोकतंत्र को बोला गया एक दलीय लोकतंत्र। एक दलीय लोकतंत्र का मतलब है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक दल हो, वहां पर किसी दूसरी पार्टी का कोई अस्तित्व ही ना हो। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था साम्यवादी लोकतंत्र में, साम्यवादी लोकतंत्र और एक दलीय लोकतंत्र आप ये मान के चलिए कि सेम है। ठीक है तो एक दलीय लोकतंत्र जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, उसी पार्टी के कैंडिडेट खड़े होते हैं और वही लोग जीतते हैं, समझे? तो ऐसी जो व्यवस्था होती है, ऐसा जो लोकतंत्र होता है उसको बोला जाता है एक दलीय लोकतंत्र, जहां पर 2 या 2 से अधिक पार्टी होती है। लेकिन मैंने बोला ना कि 2 या 2 से अधिक पार्टियां होती है, लेकिन वहां पर जो गवर्नमेंट है वो मैक्सिमम हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2 ही पार्टी की बनती है। या तो इस पार्टी की बन जाएगी, अगर ये हार जाएगा तो ये पार्टी की बन जाएगी। अगर ऐसा होता है तो वहां की जो शासन प्रणाली होती है उसको बोला जाता है द्विदलीय लोकतंत्र, मतलब 2 पार्टियों का लोकतंत्र। और बहुदलीय लोकतंत्र का मतलब होता है वहां पर बहुत सारी पार्टियां होती है और सरकार भी हमेशा बदलती रहती है। और ऐसे में अगर बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिलती तो सब लोग मिलकर एक गठबंधन की सरकार बनाते हैं, वो लोग मिलकर एक सरकार चलाते हैं, तो उसको बोलते हैं बहुदलीय लोकतंत्र। जैसे भारत में इतनी सारी पार्टियां हैं और भारत में जब कभी भी गवर्नमेंट मतलब बहुमत नहीं पा पाती कोई एक पार्टी, तो सब लोग मिलकर 2-3 पार्टियां मिलकर क्या करती है? गठबंधन करती है और सरकार बनाती है। जैसे बिहार में वर्तमान में सरकार है, जैसे कि कहां? जैसे कि महाराष्ट्र की सरकार है। ठीक है, वर्तमान में जो महाराष्ट्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, और वहां के सीएम कौन है अभी? ठीक है, तो उनके द्वारा। तो ये सारी चीजें, तो क्या समझ में आया आपको? एक दलीय लोकतंत्र का मतलब किसी और पार्टी का अस्तित्व है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है। ठीक है, और यही साम्यवादी राष्ट्र, जो भी साम्यवाद को अपनाते हैं वो राष्ट्र ऐसी ही जो विचारधाराएं अपनाते हैं। स्पेन, पुर्तगाल, मैक्सिको, पोलैंड और रोमानिया, यहाँ पर ऐसी जो चीजें हैं वो है। इसके बाद द्विदलीय, मैंने बोला कि 2 या 2 से अधिक पार्टियां तो होती है, लेकिन हमेशा सत्ता जो रहती है ना, जो सत्ता जो रहती है वो हमेशा 2 ही राजनीतिक पार्टी के पास होती है। 2 ही राजनीतिक पार्टी के पास होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोग देख लो, ब्रिटेन में हमेशा प्रधानमंत्री या तो कंजर्वेटिव पार्टी का बनेगा या तो लेबर पार्टी का बनेगा, तीसरी पार्टी का कभी नहीं बनता। ठीक है, हमेशा कंजर्वेटिव पार्टी, अगर ये हार जाएगा तो लेबर पार्टी। वैसे ही अमेरिका में या तो डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, और दूसरा है रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, जैसे जो बाइडन जो जी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं और रिपब्लिकन पार्टी से कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो या तो इसके राष्ट्रपति बनेंगे या इसके राष्ट्रपति बनेंगे। ऐसी शासन प्रणाली को द्विदलीय लोकतंत्र बोला जाता है। इसके साथ अगर मैं बात करूं बहुदलीय,
तो बहुत सारी पार्टियां, मैंने बोला ना कि गठबंधन की सरकार ये लोग बनाते हैं, और गठबंधन की जब सरकार बनती है तो ऐसा कहाँ मिलता है, यहाँ इटली में मिलता है, भारत में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, फ्रांस में मिलता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा। क्या यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर है? क्या यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बताइए। हाँ, भूमिका, मोनिका, कोई डाउट? क्लियर है आप लोगों को सब कुछ? क्या ये चीजें आप लोगों को क्लियर है? हाँ, इस क्लास से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आप लोगों को है तो अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अभी समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ चीज अगर आप लोगों को नहीं समझ आई हो तो है, कुछ चीजें जो आप लोगों को समझ नहीं आई हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्लासेस समझ आई होगी, और इस क्लास का जो मोटिवेशन है मैंने आप लोगों को बताया ही था कि इस क्लास का मोटिवेशन क्या था, ताकि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिले कि क्या इस देश में किस किस प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती है वो है, कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, कार्यकारी निकाय क्या होते हैं, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। क्या राजतंत्र होता है, क्या धर्मतंत्र होता है, क्या लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। क्या किसी को इससे रिलेटेड कोई डाउट है? इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लोग बताइए, तुरंत बताइए मुझे, है ना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये लेक्चर समझ आया होगा। कल से हम लोगों की क्लासेस और अच्छे से और तेजी से हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, हम लोग दो भागों में बांटकर पॉलिटी को पढ़ेंगे। एक भाग में पढ़ेंगे संवैधानिक विकास, और दूसरे भाग में पढ़ेंगे कि वर्तमान में जो संविधान है उसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, और दोनों भागों में बांटकर आप लोगों का पूरी की पूरी जो पॉलिटी है वो कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों की है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया है। आप सभी से मैं कहता हूं कि बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है, बहुत मेहनत करिए, क्योंकि आसान नहीं है एग्जाम क्रैक करना, बहुत डेडिकेशन की आवश्यकता है। ठीक है, तो सारी चीजें, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। हम लोगों की मुलाकात फिर से इसी तरीके से होती रहेगी, इसी एग्जाम ओरिजिनल्स के प्लेटफॉर्म पर। हम लोग रोज इसी समय पर मिलते रहेंगे आप लोग। लेकिन मेरा कहना है कि अगर मैं कोई लेक्चर कंप्लीट करता हूं तो साथ ही साथ आपका भी वो टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप लोग पेंडिंग वर्क मत छोड़िएगा। ठीक है, साथ ही साथ जैसे अगर मैं पॉलिटी कंप्लीट कर देता हूं तो साथ ही साथ आप लोगों की भी पॉलिटी कंप्लीट हो जानी चाहिए। आप लोग पेंडिंग छोड़ोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। लास्ट में आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं ये पढ़ूं या वो पढ़ूं। तो साथ के साथ आप लोग कंप्लीट करते चलिए। कोई डाउट है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, या ग्रुप पर आप लोग डालिए कि हम लोगों को ये दिक्कत है, हम लोगों को ये चीजें समझ नहीं आ रही। तो मैं पहले दूसरे दिन की क्लास से स्टार्टिंग में उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, और हम लोगों की फिर से मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए मैं तारेंद्र बिले आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।